आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब से निवेदन करूंगा। तो उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। जिस प्रकार से मन को परिष्कृत करने के लिए आध्यात्मिक चिंतन की आवश्यकता होती है, जो हम लोग करते रहते हैं हर प्रोग्राम जो भी होता है उसमें, उसी प्रकार से शरीर को परिष्कृत करने के लिए भी आवश्यक है कि हमको शरीर के बारे में जानकारी मिले। जैसे हमारे आत्मा और मन को हम परिष्कृत करते हैं, तो आज हम लोगों का एक सौभाग्य है कि डॉक्टर संजय जैन साहब, बहुत ही सीनियर जो चिकित्सक हैं, वो हमारे बीच में हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी एमडी किया है ऑर्थोपेडिक्स में, और बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में उन्होंने आईएमए में प्रेसिडेंट रहे हुए हैं और यूपी मेडिकल एसोसिएशन में सेक्रेटरी रहे हुए हैं। और आज का विषय उन्होंने रखा है कि किस प्रकार से गठिया के ऊपर, जो गठिया बीमारी आजकल बहुत कॉमन हो गई है, और उसमें मतलब खास तौर से जैसे हम लोग जिस तरह से जो आयु बढ़ती है तो गठिया बहुत परेशान करता है और काफ़ी मुश्किल हो जाती है चलने में। तो आज हम लोग को डॉक्टर साहब बताएंगे कि गठिया भी कई एक प्रकार की होती है और किस तरह से हम विभिन्न प्रकार की जो गठिया है उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, और उसको बारीकी से समझने के लिए आज वो हम लोगों को उद्बोधन देंगे। तो ये मैं एक बार धन्यवाद दे दूं अरविंद शर्मा जी को कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम हम लोग के स्वाध्याय और चिंतन में वो रखते हैं। आज डॉक्टर साहब हैं हमारे बीच में, तो आज हम लोग को उसका लाभ मिलेगा। मैं आदरणीय डॉक्टर जैन से विनती करूंगा कि वो अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैं सर। आपको वो दे दूं पीपीटी के लिए? हैं जी जी बिल्कुल जी। मैं दे दूं, ये मैं दे दिया आपको ना। जी जी आ गया सर क्या? हाँ, एक सेकंड। आया? हाँ ठीक है, थैंक यू सर। सभी से निवेदन है कि अपने को म्यूट रखें। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अरविंद शर्मा जी का, जी उन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके बीच में आने का और कुछ अपनी बातें और समाज से या जुड़ी हुई कुछ एक समस्याओं के बारे में मैं अपने विचार रख सकूं। तो आज का विषय है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जोड़ों की बीमारी, गठिया बाय, जैसा कि हम लोग इसे आम भाषा में कहते हैं, ये कई तरह की होती है। तो मैंने इसके अंदर वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं कॉमन टाइप जो कि आम तौर पे हम सब में बीच में देखने को मिलती हैं, उन्हीं के बारे में विशेष तौर पे ध्यान केंद्रित रखूंगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि हमारी कॉमन टाइप के अंदर आती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस या यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जो आर्थराइटिस होती है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या कमर की जो रीढ़ की हड्डी की होती है, और ऑस्टियो आर्थराइटिस जो कि ओल्ड एज में होती है। इन सब के बारे में विस्तार से भी चर्चा करेंगे। और कुछ एक इसके अलावा जो कि कम देखने को मिलती है, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि बच्चों में होती है, और सोरियाटिक आर्थराइटिस जो कि एक स्किन बीमारी होती है, सोरियासिस, उन लोगों के अंदर होती है। और भी कई एक अन्य हैं, उसके बारे में अभी आज हम चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले आते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यह अधिकतर वह आर्थराइटिस है जिसको कि आम भाषा में वाकई में गठिया कहा जाता है। इसमें हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं और ये अधिकतर शुरू होती है 30 साल की उम्र के बाद, और लेडीज में ज़्यादा
कॉमन होती है बनिस्बत की पुरुषों के मुकाबले, और फैमिली टेंडेंसी का इसमें काफ़ी रोल रहता है। यदि ये परिवार में है तो परिवार में होने की संभावना बहुत अधिक होती है, और अधिकतर ये हाथों से ही शुरू होती है, और हाथों के भी स्मॉल जॉइंट को सबसे ज़्यादा असर करती है, जैसे कि फिंगर्स के जॉइंट को। इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वो इस क्रम में फैलते हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह होते ही सबसे पहले जोड़ अकड़े हुए लगते हैं, फिर उनमें दर्द होना शुरू होता है, फिर सूजन भी आने लगती है, और जब आगे बढ़ जाती है बीमारी तो उंगलियां और या अन्य जोड़ में तिरछापन आ सकता है, डिफॉर्मिटी हो जाती है उसके अंदर। दूसरी कॉमन आर्थराइटिस है गाउट, जो कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होती है। ये अधिकतर मेल्स के अंदर होती है, ये फीमेल्स में हो सकती है लेकिन यूजली कम होती है, और यूजली जो स्टार्ट होती है वो एक अटैक की तरह से स्टार्ट होती है, एकदम से बहुत तेज दर्द होगा, और यूजली ये सबसे पहले ग्रेट टो जॉइंट यानी कि पैर के अंगूठे के अंदर से शुरू होती है। बाकी जोड़ों में भी असर कर सकती है, लेकिन वो बाद में जब बीमारी और बढ़ने लगती है तब और जोड़ों पर असर करती है, लेकिन सबसे पहले पैर के अंगूठे के जोड़ पर इसका असर आता है, और ये भी अधिकतर 30 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। इसके भी जो सिम्टम होते हैं, एकदम से अटैक होगा जो कि दवाई लेने पर ठीक हो जाएगा। कुछ भी आप दवाई लें, भले ही जरूरी नहीं कि आपने गाउट का ट्रीटमेंट किया, सिंपल पेन किलर से भी ठीक हो जाती है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे इसके अटैक बढ़ने लगते हैं। शुरू शुरू में 6 महीने साल भर में अटैक होता है, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगती है, 2 महीने 3 महीने के अंदर भी अटैक होने लगता है, और ये फिर पैर के अलावा और भी जोड़ों पे अपना असर दिखाने लगती है, घुटनों पे, कूलों पे। तीसरी कॉमन है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, यह भी अधिकतर मेल्स के अंदर होती है, और ये सबसे पहले रीढ़ की हड्डी पर असर डालती है। इसका मुख्य लक्षण है रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन कम होने लगता है, रीढ़ की हड्डी स्टिफ होने लगती है। बाद में ये कूल्हे और घुटनों पर भी अपना असर डालती है, और ये भी 30 साल की उम्र में अधिकतर शुरू होती है। इस बीमारी में भी फैमिली टेंडेंसी काफ़ी देखी गई है। सिम्टम इसके अंदर सबसे पहले कमर के अंदर दर्द होना शुरू होता है और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, आदमी आगे झुक नहीं पाता है, जैसे कि तो हम इसके अंदर सबसे बड़ा मापदंड है फ्लोर टू टो डिस्टेंस, फिंगर आगे झुकने में यदि आप कितना झुक पाते हैं तो उसका डिस्टेंस क्या रहता है, धीरे धीरे वो डिस्टेंस घटने लगता है, ये इसका मुख्य लक्षण होता है। और चौथी है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सबसे कॉमन बीमारी है आज की डेट में, जो कि अधिकतर ओल्ड एज के अंदर अफेक्ट करती है, और अधिकतर घुटनों या कूलों से ही शुरू होती है। या फिर एक जर्नलाइज स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, जिसे हम आम भाषा में हड्डी बढ़ना भी कहते हैं, उसका भी एक हिस्सा हो सकती है। हड्डियां बढ़ना, जैसे कि हम सब जानते हैं शेर का स्वभाव होता है, वो किसी किसी की सभी जगह की हड्डियां बढ़ने लगती हैं, गर्दन की, कमर की, कूल्हे की, घुटने की, तो ये उस बीमारी का भी हिस्सा हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और यूजली ये सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में शुरू होती है, मतलब यूजली 40 की उम्र के बाद शुरू होती है, लेकिन आजकल कभी कभी कम उम्र में भी देखी जाने लगी है। और मुख्य सिम्टम इसका घुटनों में दर्द होता है, और सबसे पहले सीढ़ी चढ़ने में, ये इसकी मुख्य पहचान है, सीढ़ी चढ़ने के अंदर घुटनों में दर्द होने लगता है। बाकी जो इसके सिम्टम है वो बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले दिक्कत पेशेंट कंप्लेंट करता है कि सर सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है। बाकी तो सब काम हो जाते हैं उनके, वो रनिंग भी कर लेते हैं, नीचे भी बैठ जाते हैं, लेकिन सीढ़ी चढ़ते समय उनको दिक्कत होती है, ये इसका सबसे पहला लक्षण है। ट्रीटमेंट के बारे में ब्रीफ में बताना चाहूँगा। अधिकतर आर्थराइटिस का मुख्य ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट है, दवाइयाँ ही इनका सबसे मुख्य इलाज है। जो नई दवाइयाँ आजकल अब उपलब्ध हैं उसके अंदर आर्थराइटिस को हम काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। डिसीज आल्टरिंग प्रोसेस, जो डिसीज का नेचुरल प्रोसेस है, वो डिसीज धीरे धीरे बढ़नी है, उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं, उसकी स्पीड कम कर सकते हैं, और जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट शुरू कर दें उतने अच्छे हमें नतीजे निकलते हैं। क्योंकि एक बार यदि जॉइंट डैमेज हो गया, बीमारी की वजह से जॉइंट एक बार डैमेज हो गया, तो फिर उसको रिवर्स नहीं किया सकता। अभी तक कोई भी ऐसी दवा, कारगर दवा नहीं बनी कि एक बार जॉइंट डैमेज होने के बाद हम उसको रिवर्स करके दोबारा ठीक कर सकें। सर्जरी रिक्वायर होती है यदि जॉइंट बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, जब दवाइयाँ उस ऐसी स्थिति में कारगर नहीं है, तब उस इसमें सर्जरी करके जॉइंट को बदला जाता है। ऑल काइंड ऑफ आर्थराइटिस आर कंट्रोलेबल डिसीज, दे कैन नॉट बी क्योर। कोई भी आर्थराइटिस, गठिया बाय पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकती,
मेडिकल साइंस में अभी तक ऐसी दवाएं नहीं बनी हैं कि उसे पूरी तरह खत्म किया जा सके। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके लक्षण को, उसकी परेशानियों को, उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन डिसीज को क्योर नहीं कर सकते। चाहे वो कोई सी भी आर्थराइटिस हो, रोमेटाइड हो, एंकाइलोजिंग हो, गाउट हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, परेशानियां कम हो सकती हैं, डिसीज के बढ़ने की रफ्तार कम हो सकती है, लेकिन डिसीज खत्म नहीं हो सकती। तो इसीलिए जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया जाए उतना हम जल्दी जॉइंट डैमेज को रोक सकते हैं। और एक बार जॉइंट डैमेज हो गया फिर दवाइयां भी अपना असर करना बंद कर देती हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट, जब जॉइंट इतना ज़्यादा खराब हो जाए कि दवाइयाँ कारगर नहीं होती, तो आजकल लेटेस्ट टेक्निक जोड़ बदलने का ऑपरेशन है, जॉइंट रिप्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं। मुख्यतः सबसे कॉमन है नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, क्योंकि नी जॉइंट में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। और नी जॉइंट बदलने के, जोड़ रिप्लेसमेंट के नतीजे भी जो आज की तारीख में उपलब्ध हमारे पास में इम्प्लांट हैं काफ़ी अच्छे हैं। इससे मरीज के चलने की क्षमता, चलने की दूरी, ये सब काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, परेशानियां कम हो जाती हैं। ये बस मैंने एक शॉर्ट में रखा था इंट्रोडक्शन। मेनली मेरा मुख्य केंद्र सवाल और जवाब पर ही रहेगा, जो भी आप लोगों के सवाल हों, क्योंकि ऐसे उसमें प्रेजेंटेशन में तो काफ़ी लंबा भी हो सकता है, वो मेडिकल टर्म्स आ जाएंगी। तो जो आपके सवाल हों आप उनको रखिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक एक करके सवाल ले लेते हैं हम लोग। हमारे बीच में हमारे दोस्त राकेश सोनी साहब हैं, उन्होंने मुझे सवाल ही भेजा था, और मैं राकेश सोनी साहब से कहूँगा कि अपना सवाल डॉक्टर साहब के सामने रख दीजिएगा, या मैं कहें तो मैं राकेश सोनी जी, यस हाँ। उसके बाद मनोज शर्मा जी हैं, उसके बाद उनका मनोज, हाँ राकेश सोनी साहब। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरी वाइफ के जो थंब है उसको ट्रिगर हो गया था, मतलब वो मुड़ता नहीं था आगे की तरफ। जी 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 जी। तो उसको हमने अपोलो में दिखाया, तो उन्होंने फिर पहले कुछ थोड़ी मेडिसिन दी, फिर बाद में उसका स्टेरॉइड का एक इंजेक्शन दिया थंब पे। जी जी। तो उसके बाद वो ठीक हो गया, करीब महीने भर के बाद वो ठीक हो गया। 2-3 महीने, 3-4 महीने ठीक रहा, लेकिन उसके बाद फिर वो दोबारा से सेम पोजीशन हो गई कि एक थंब में दोबारा से वो मुड़ता नहीं है, ट्रिगर थंब की अगेन प्रॉब्लम आ गई है। तो उसका क्या क्या दोबारा से स्टेरॉइड लेना पड़ेगा या कुछ सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी? ये बताता हूँ जी। जो ट्रिगर थंब होता है, ये बेसिकली हमारे जो फ्लेक्सर टेंडन, जो अंगूठे को चलाने की नस होती है, उसमें गांठ बन जाती है, एक नडूल बन जाता है जो कि अटकने लगता है, क्योंकि टेंडन का एक ट्रैक होता है, पुली होती है, वहां अटकने लगता है। तो इसको किसी भी दवाई, इंजेक्शन के द्वारा इस नोडुल को खत्म नहीं किया जा सकता जी। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, दवाई से सिर्फ पेन कम होता है, अटकना कम हो जाता है, बंद नहीं होता। स्टेरॉइड से भी वो उसकी जो नोडुल की थिकनेस है वो कम हो जाती है, लेकिन खत्म नहीं होता उसके अंदर भी। जी। स्टेरॉइड का इफेक्ट होता है यूजुअली 6 मंथ टू 1 ईयर, 6 महीने से 1 साल काम करता है, उसके बाद दोबारा लगाना पड़ता है। लेकिन बहुत ज्यादा स्टेरॉइड हम नहीं दे सकते, यूजुअली एडवाइस नहीं करते, क्योंकि टेंडन वीक हो जाता है, उसके रप्चर होने के चांसेस होते हैं, वो टूट सकता है। परमानेंट सोल्यूशन इसमें एक सर्जरी होती है, एक छोटी सी सर्जरी होती है, उसमें उसको टनल को, जिस ट्यूब के अंदर टेंडन चल रहा है, उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लेकिन नडूल तब भी नहीं निकाल सकते। हम नडूल निकाल देंगे तो टेंडन ही काम करना बंद कर देगा। तो एक सर्जरी होती है जिसको कि हम पुली रिलीज कहते हैं, लोकल एनेस्थीसिया में होती है। हॉस्पिटलाइजेशन का भी जरूरत नहीं होती, यदि चाहें तो, यदि इंश्योरेंस के थ्रू है तो 1 दिन हॉस्पिटलाइजेशन कर सकते हैं। तो माइनर सर्जरी है, उसको कराएं, उसके बाद में फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं होती, कोई स्टेरॉइड, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं। परमानेंटली वो ठीक हो जाती है? परमानेंटली ठीक हो जाता है। इनिशियली जरूर स्टेरॉइड देते हैं, एक आपने एक कोर्स कर लिया है, एक डोज किया है, तो उसके बाद यदि रिपीट हो रहा है तो आई विल सजेस्ट कि आप इसमें एक सर्जरी कराएं, फुली रिलीज। छोटा सर्जरी है, कोई ऐसा कोई मेजर सर्जरी नहीं। जी ठीक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर। चलिए, अब हमारे बीच में मनोज शर्मा साहब, फिर उसके बाद आर्यन चतुर्वेदी साहब हैं। तो ये जो लोग अपने पूछ सकते हैं सवाल, और या चैट बॉक्स में रख सकते हैं। मनोज शर्मा साहब, हम कर लिए, अनम्यूट कर लिए मनोज शर्मा साहब। जी सर, मनोज शर्मा साहब अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सर सवाल। जी मनोज शर्मा साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा, आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी साउंड नहीं आ रही मनोज शर्मा साहब, साउंड नहीं आ रही आपकी।
चलिए, हम हमारे बीच में आर्यन चतुर्वेदी साहब हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। आर्यन चतुर्वेदी साहब। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मिसेस को घुटनों में तकलीफ है, दर्द होता है, तो ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने कहा अभी घुटने तो ठीक हैं, लेकिन आप इसमें अगर चाहें तो इंजेक्शन लगवा सकते हैं दोनों में रिलीफ के लिए। तो हमने राय लेनी चाहिए, अभी लगवाए नहीं कि एक दो लोगों से राय लें, तो हमने सोचा आपसे अच्छा कौन मिलेगा, तो आपसे ही पूछते हैं कि ये इंजेक्शन क्या काम करते हैं, कितने टिकाऊ है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। ये चीज मैं कवर करने का सोच रहा था, लेकिन क्योंकि लंबा टॉपिक था। जी देखिए, ये बेसिकली बीमारी जहाँ तक है आपकी मिसेस को हुई है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसा कि मुझे देख के लग रहा है एज के हिसाब से, और क्योंकि इंजेक्शन भी सजेस्ट किया है तो चांसेस वही है। तो जी इसमें देखिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो सबसे पहले उनका एक्सरे देखिए, एक्सरे हम्म, कराया आपको हाँ आपने करवाया, कि उसमें एक्सरे कितना, करवाया। हाँ, कि कितना जॉइंट डैमेज है, कि उनकी बीमारी किस ग्रेड पे, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ठीक है, हम जी हमारी इसकी ग्रेडिंग होती है 1 2 3। जी और उसके बाद में इंजेक्शन भी कई टाइप के आते हैं इसमें। एक दो स्टेरॉयड होता है जो कि सालों से चला आ रहा है, बहुत सदियों से हम लोग उसको देते हैं। स्टेरॉयड का इफेक्ट रहता है कुछ समय तक, लेकिन आजकल कुछ एक नए आ गए लुब्रिकेंट इंजेक्शन। वो हालांकि एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है इन इंजेक्शन के बारे में, वो भी एक एक निश्चित समय तक ही थोड़ा सा मतलब हेल्प करते हैं। जी मैक्सिमम से अराउंड 6 मंथ टू ए ईयर, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, कौन सी बीमारी की स्टेज है। यदि स्टेज 1 स्टेज 2 में यदि आप लगा रहे हैं इंजेक्शन, तब तो थोड़ा अच्छा काम करता है, साल 2 साल भी निकल सकते हैं। लेकिन यदि स्टेज 3 है तो इंजेक्शन बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होते जी उसके अंदर। यूजली 6 महीने मैक्सिमम इफेक्ट रहेगा जी जी उसके अंदर। और अल्टीमेटली तो खैर जॉइंट रिप्लेसमेंट है। लेकिन जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है कुछ लोगों के मन में सवाल भी हो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट कब कराना चाहिए। आपकी बीमारी तो है स्टेज, चलिए स्टेज 2 या 3 भी है, तो आजकल हम लोग ये सजेस्ट करते हैं जब तक पेशेंट को यदि नॉर्मल चलने फिरने में दिक्कत नहीं है, उसकी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी वो विदाउट पेन कर पा रहे हैं, बिना दर्द के उनका नॉर्मल चलना फिरना हो रहा है, भले ही एक्सरे में स्टेज 3 है या स्टेज 4 है, कितना भी खराब है, उसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि उसके डे टू डे एक्टिविटी पेशेंट की दिक्कत हो रही है, उनको रोज उनको पेन किलर लेना पड़ रहा है, तो फिर उनको हम लोग सजेस्ट करेंगे आप जॉइंट रिप्लेसमेंट कराइए। तो ये मतलब एक्सरे पे ना जाके जॉइंट रिप्लेसमेंट की एडवाइस मेरे ख्याल उस पर रहती है, उसकी उसी जी कंडीशन पे। जी अच्छा, ये जो बिना स्टेरॉइड के इसी भी तरह इंजेक्शन आए, मतलब इंजेक्शन का है। बिना स्टेरॉइड के भी इंजेक्शन आ गए हाँ हैं क्या। जी हाँ, बिना, जी हाँ जी हाँ, बिना स्टेरॉइड के भी इंजेक्शन है। उनको लुब्रिकेंट कहते हैं, हाइलोनोडेस या कई सारे उसके अंदर साल्ट आते हैं। जी वो यूजली एक्सपेंसिव होते हैं। उस इंजेक्शन की कॉस्ट रफली 5 से 10 हज़ार पर इंजेक्शन होती है, और यूजली 3 से 5 इंजेक्शन का कोर्स होता है। मिनिमम 3, मैक्सिमम 5 इंजेक्शन होते हैं। अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए 5 से 10 हज़ार का एक इंजेक्शन कभी पड़ेगा। 3 इंजेक्शन मतलब मिनिमम हुआ तो 30,000 कॉस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक डॉक्टर साहब, अभी हमारे पास एक व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आया है। जी वो जानकारी लेना चाहते हैं, क्या ऑर्थराइटिस की दवा नुकसान करती है? जी, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। आर्थराइटिस की दवाइयाँ नुकसान अधिकतर बहुत कम करती हैं। दवाइयाँ नुकसान करती हैं पेन किलर। पेन किलर लॉन्ग टर्म में यदि हम लेते हैं तो नुकसान करती हैं। शुरुआत में हम लोगों को पेन किलर देना होता है, क्योंकि आर्थराइटिस की दवाई का इफेक्ट आने में बहुत समय लगता है। मिनिमम 2 to 3 मंथ तो कम से कम लगते हैं जब तक आर्थराइटिस की दवा असर करेगी। उसके तो शुरुआत में पेन किलर देते हैं, बाद में एक बार उन दवाई का असर आ जाता है तो हम पेन किलर विड्रॉ कर लेते हैं। तो आर्थराइटिस की जो आजकल दवा है उनके साइड इफेक्ट बहुत कम है। रोमेटाइड वाली के तो खैर थोड़े बहुत होते हैं, क्योंकि रोमेटाइड तो बिल्कुल ही एक अलग ही बीमारी है। उसमें तो आदमी की लाइफ लॉन्ग दवा चलती है, तो उसमें बीच बीच में हर साल में टेस्ट कराते हैं। उनके थोड़े जरूर साइड इफेक्ट हैं, लेकिन यदि उनको ठीक से लिया जाए, प्रॉपर उनका फॉलोअप किया जाए, तो वो भी काफी हद तक कंट्रोलेबल है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की दवाइयों के साइड इफेक्ट नील के बराबर है। और मेनली होता है पेन किलर। पेन किलर छूटना चाहिए, हमारा मेन उद्देश्य होता है, क्योंकि पेन किलर तो एडवाइजेबल नहीं है लॉन्ग टर्म, उनके सबसे अधिक साइड इफेक्ट। डॉक्टर साहब, एक चीज मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि अभी कोरोना के टाइम में काफी लोग स्टेरॉइड दिया, जबकि स्टेरॉइड को पहले हम लोग बहुत रेयर समझते थे कि बहुत स्टेरॉइड सही हो जाते हैं। तो कोरोना में तो मतलब पता नहीं जहाँ देना चाहिए था नहीं देना था, मतलब आम हो गया कि स्टेरॉइड जरूरी है।
बुखार के अंदर, मतलब पहली बार सुना हमने कि बुखार में भी जो स्टेरॉइड दिया रहा है। जी जी, ये आपका बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, स्टेरॉइड एक दो धारी तलवार है। ये हमारी दोनों तरफ से मदद करती है, मदद भी करती है, नुकसान भी करती है। कहीं कहीं स्टेरॉइड का देखिए बेसिकली, जो मैं एक आम भाषा में आपको उसका उपयोग बताऊं, वो हमारी शरीर की लड़ने की क्षमता कम कर देती है। अब हमारे पास देखिए, जैसे कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस में एकदम से अटैक करता है। आपने सुना होगा साइटोकाइनिन स्ट्रोम, जिससे कि अधिकतर लोगों की जान गई। साइटोकाइनिन स्ट्रोम में शरीर एकदम से रिएक्ट कर रहा है कोरोना वायरस के लिए। हमारे पास आज तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो कि कोरोना वायरस को खत्म कर सके। वायरस खत्म करने के लिए अभी तक दवाई नहीं है। कोरोना वायरस को रेमडेसिविर ये आई है, ये भी इनिशियल स्टेज में थोड़ा कम कर लेती है। तो हमें शरीर की रिएक्शन रोकनी है कि वो कोरोना वायरस को रिएक्ट ना करे। तो ऐसे में हमारे पास में स्टेरॉइड एक दवाई बचती है, जिससे कि हम शरीर की रिएक्शन रोक सकें, साइटोकाइनिन स्ट्रोम ना हो, लंग्स के अंदर कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो उसी को एक ऐसे हथियार की तरह यूज किया गया, क्योंकि और अभी तक कोरोना का अभी तक पूरा इलाज तो अभी भी नहीं मिल पाया है। तो उस समय यूज किया गया कोरोना। स्टेरॉइड के लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टेरॉइड बहुत उपयोगी भी होते हैं। कुछ बीमारी में तो बहुत ये कारगर होते हैं शॉर्ट टर्म यूज के लिए। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं कोरोना से ग्रसित हुआ था लास्ट सितंबर में, और मुझे जब फीवर नहीं टूट रहा था तो फिर मुझे स्टेरॉइड स्टार्ट की गई, एंड आई वाज एडमिट टू अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो में रहा, तो वहाँ फिर स्टेरॉइड से मेरी शुगर लेवल बढ़ गया। तो स्टेरॉइड शुगर लेवल बढ़े, फिर डाउन हुआ, मतलब तो कई जगह जो शुगर है उसको मेंटेन करने के लिए किया। चलिए, अब हमारे बीच में दिग्विजय सिंह साहब ने भी एक क्वेश्चन रखा था। आदरणीय दिग्विजय सिंह, आपका प्रश्न है सर? आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, आपका प्रश्न है, कोई है? हाँ चलिए, अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरे पास आया है कि क्या ये वंशानुगत बीमारी है? डॉक्टर, क्या ये वंशानुगत बीमारी है? इज इट हेरिडिटरी डिजीज सर? देखिए, कुछ एक आर्थराइटिस होती है, जैसे कि मैंने कहा रोमेटाइड है और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। इसमें फैमिली टेंडेंसी कहते हैं, वंशानुगत तो नहीं कहते, वो एक डिफरेंट एक कैटेगरी हो जाती है, जेनेटिक डिसीज। लेकिन ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, मतलब फैमिली में है तो होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन ये नहीं है कि फैमिली में है तो होगी ही 100%। ये जरूरी नहीं कि 100% होगी, हाँ संभावना ज्यादा है। यदि परिवार में खासतौर पर रोमेटाइड आर्थराइटिस और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी कहते हैं फैमिली डिस्पोजिशन, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस का कम है रिलेटिव टू रोमेटाइड एंड एंकाइलोजिंग। उनके परिवार में होने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखो, इन्हीं का था डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने फिर आगे कहा डॉक्टर साहब नमस्कार। कौन सा मेरा बोल रहे क्वेश्चन, नमस्कार। हाँ जी, कौन? सरोज कालरा। एक मिनट, होल्ड, वेट, आप अपना रेंज हिट कर दीजिए या बता दीजिए, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं, कोई सबका लेंगे क्वेश्चन। डॉक्टर साहब सबका क्वेश्चन देकर ही जाएंगे सबका जूम पे। ऐसा उन्हीं का फिर आगे क्वेश्चन था कि यदि हाँ तो बचपन से क्या सावधानी रखनी चाहिए, मतलब उन्होंने कहा ना वंशानुगत नहीं करना ही है, तो मतलब उन्होंने कहा है अगला क्वेश्चन, इफ सो व्हाट प्रिकॉशन फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, मतलब उन्हीं का सवाल था डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित का। ये क्या बोल रहे हैं मेरे को? अभी लिखूं कि ना लिखूं? मेरे को लिखना नहीं आता इसमें जी। क्या उसका जवाब? हाँ मैं जी वंशानुगत जो होता है, देखिए उसका कोई रोकथाम ऐसा नहीं होता है। यदि कोई फैमिली प्रीडिस्पोजिंग डिसीज है जो कि परिवार में होने की संभावना है। जहाँ तक आर्थराइटिस का है, आर्थराइटिस से बचने के लिए सिर्फ 2-3 एक जो उपाय जरूरी होते हैं। एक तो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है खासतौर पे इसको हम लाइफस्टाइल डिसीज कहते हैं, और आपका खान पान, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम चाहिए और उसके लिए दूध सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक्टिव लाइफ, सेडेंटरी लाइफ यदि होगी, यदि आपकी एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो आर्थराइटिस और जॉइंट पेन होने की संभावना ज्यादा है। और यदि आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, दूध का इंटेक कम है, तो आपको हड्डियों की समस्या होने की संभावना ज्यादा है। तो उनसे आर्थराइटिस और हड्डी की और परेशानी से बचने के लिए दो ही चीज है, आप दूध पिए और एक्सरसाइज का आपका नियमित होना चाहिए। नियमित दिनचर्या के अंदर एटलीस्ट 15 मिनट से आधा घंटा हम लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए। आपको हैवी एक्सरसाइज पे बॉडी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, सिंपल रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज हम कहते हैं, शरीर सभी जोड़ों को चलाना है, उसके लिए योगा सबसे बेस्ट है। वॉक कर सकते हैं, लेकिन वॉक के साथ और एक्सरसाइज जोड़नी जरूरी है। वॉक अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन एक कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं है।
वॉक के साथ में आपको और भी एक्सरसाइज ऐड करें, मतलब आप एक पूरा रूटीन बनाना जिससे कि आपके सारे जोड़ों की मूवमेंट रोज होते रहना चाहिए। और अपनी डाइट अच्छी रखें तो ही आप हड्डियों की समस्या जैसे आर्थराइटिस और बीमारी से बच सकते हैं। हमारे बीच में यूबी सिंह साहब ने चैट पे लिखा है। यूबी सिंह साहब अपने को वीडियो ऑन कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। यूबी सिंह साहब चित्रकूट से हैं। आवाज आ रही है यूबी सिंह साहब हमारी? आपने चैट बॉक्स में लिखा था अली साहब। अभी हमारे पास बाद में ले लेंगे। अभी हमारा हैंड रेज किया है एससी सिंह साहब ने। एससी सिंह साहब, अच्छा कौन? अच्छा चलिए पहले इनका ले लीजिए, काला साहब का ले लीजिए भाई। सरोज काला जी हैं। हाँ हाँ पहले आप ही का लेते हैं। होल्ड कीजिए अभी आपको। सरोज काला जी हैं। यस जी जी मैं हाँ हेलो। हाँ जी बताएं जी बताएं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरे को नी घुटनों में पेन होता था और हिप्स में पेन होता था और ये बैक बोन में पेन होता था। अर्थराइटिस बताया था डॉक्टर साहब ने। तो 60 साल की उम्र में मैंने अपने घुटनों का ऑपरेशन करवा लिया था, पर अब जो है घुटनों में बिल्कुल पेन नहीं है। मैं खड़े होके काफी काम कर सकती हूँ, पर जब चलती हूँ तब उस समय मेरे को बहुत ज्यादा बैक बोन में पेन होता है और उससे मैं कई बार गिर भी चुकी हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मैं आगे पलट जाती हूँ। तो जरा सा झटका लगते ही पलट जाती हूँ और पेन बहुत ज्यादा होता है। पेन किलर्स भी लेती हूँ, अर्थराइटिस की दवाइयां भी शुरू में ली थी और उस बाद में जो है अब इसका और क्या इलाज हो सकता है? एक्सरसाइज में पूरी 1 घंटा मॉर्निंग करती हूँ। जी आपकी उम्र कितनी हो गई अब? स्टेरॉइड्स मैंने नहीं लिए। उम्र कितनी है आपकी? आपने 60 बताया ना, 60 में ऑपरेशन हो गया। अब कितनी उम्र है? मैडम काला आपकी एज कितनी है इस समय? ये सब सुन नहीं पा रही मैं। शायद डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि आप बता रहे हैं, मुझे लगता है आपके स्पाइन के अंदर 2 चीजों की संभावना है। एक तो हम जिसे स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, हड्डियां बढ़ना, और दूसरा कैल्शियम की कमी। ये इस एज के अंदर और फीमेल्स में काफी कॉमन होता है। 60 प्लस एज के अंदर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। और दूसरा स्पॉन्डिलाइटिस। दोनों ही केस में एक्सरसाइज देखिए सबसे जरूरी है, और आपका डाइट इनटेक। और यदि कैल्शियम के लिए भी आजकल हमारे पास काफी अलग दवाइयां आ गई हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्प करती हैं, क्योंकि सिंपल कैल्शियम खाने से हड्डियों में कैल्शियम की मजबूती आने में बहुत समय लगता है। यदि आप सिर्फ कैल्शियम ले रहे हैं तो उससे हड्डियों की मजबूती आने में कई साल लगेंगे, 4-5 साल लगेंगे। आजकल इसमें नया ट्रीटमेंट, कई सारी दवाइयां हमारे पास हैं जिससे कि जल्दी असर आ जाता है, हड्डियां जल्दी मजबूत हो जाती हैं। चांसेस आपकी, मेरे को लग रहा है, हड्डियां कमजोर हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि बार बार गिर जाते हैं। गिर जाना खासतौर पे इसका लक्षण है कि आपकी हड्डियां कमजोर हैं। खाली स्पॉन्डिलाइटिस से पेशेंट यूजली गिरता नहीं है, लेकिन आपने कहा कि जैसे आप गिर जाते हैं तो चांसेस आपका ऑस्टियोपोरोसिस के हैं। कुछ एक आपको जांच की जरूरत होगी और कैल्शियम के अलावा और भी दवाई लेनी होगी। एक्सरसाइज और दूध तो आप लेते ही रहिए, ठीक है? तो ये मेरी सलाह रहेगी, आप इसमें ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कुछ एक जांच कराएं और ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट लें कैल्शियम के अलावा। ठीक है मैडम। अब हमारे बीच में हमारी एससी सिंह साहब हैं, अपने को अनम्यूट के लिए। एससी सिंह साहब, आप हेल्थ सेंटर में एडिशनल जनरल मैनेजर हैं, आपका भी है सर। जैन साहब प्रणाम। यूबीसी नमस्कार सर, माइक लोगों का ऑफ कर दे, क्योंकि बाकी सब लोग अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा। बाकी सब लोग अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा। क्वेश्चन रेज करना हो वही, अदरवाइज न्यूसेंस आएगा, नॉइज ज्यादा आ जाएगा। जी हाँ। सर हमारी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है। जैन साहब, हमारे 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो हमारी मिसेज से रिलेटेड है। हाँ सर, अब आ रही है, बीच में नहीं आ रही है अब आप। हाँ बताइए सर, आवाज आ रही है सर? जी हाँ आ रही है सर, आ रही है। हाँ। जैन साहब तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? पहला क्वेश्चन आता है सर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर पहला क्वेश्चन तो मिसेज का है। ये योग प्राणायाम तो करते हैं, इनके साथ में दिक्कत थोड़ा सा ओबेस है और 50 प्लस में ये चल रही है। और अभी थोड़ा सा इनके नींद में प्रॉब्लम आई है, और रेगुलर मॉर्निंग वॉक भी करती हैं, योग प्राणायाम भी करती हैं। और वेट इनका हम समझ रहे हैं कि 85-86 kg पहुंच गया है। तो इनको जो नींद में प्रॉब्लम आई है उसमें एक्सरे कराया गया था, तो जो डिस्टेंस होती है लोअर बोन में और अपर बोन में, वो थोड़ा सा डिसलोकेट हुई है। एक तरफ बढ़ गई है, दूसरी तरफ घट गई है। तो उसकी वजह से जिधर घटी है उधर पेन बढ़ गया इनका।
तो उसको अभी हमने एक ऑर्थोपेडिक को दिखाया था, तो उन्होंने बताया कि सिंह साहब क्योंकि वेट की वजह से और इनका जो फुटिंग्स है वो इस ढंग से पड़ रहा है कि उसमें गैप आना थोड़ा स्वाभाविक है। एक तरफ जो बढ़ा है और दूसरी तरफ से उसमें आपस में फ्रिक्शन हो रहा है। तो लुब्रिकेशन का उन्होंने कुछ अपना अभी मेडिसिन चलाए हैं और कुछ एक्सरसाइज बताए हैं। बीच में उन्होंने एक इंजेक्शन दिया था फॉर द पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन, लगभग 2-2,500 रुपए का पड़ा था। तो उसके बाद से अभी तो पेन नहीं है और मॉर्निंग वॉक 1-2 किलोमीटर करती है हमारे साथ में, लेकिन जो रफ्तार पहले थी वो नहीं रह गई। तो अब थोड़ा रफ्तार बढ़ाती है तो पेन बढ़ जाता है और लगभग 1 महीने 1.5 महीने से ट्रीटमेंट भी चल रहा है। और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर साहब का कहना है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2 महीने 3 महीने, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। तो इसमें मतलब किस तरह की संभावना आप देख रहे हैं और फ्यूचर में भी इस तरह की दिक्कत ना हो, और ओबेस को भी डाइट कंट्रोल करके थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि वो कम हो जाए। इस पर कुछ मार्गदर्शन करें। जी जी, जैसे कि आप हाँ जी, आपकी बातों से जैसे आपने बताया, मुझे लगता है उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, प्रोबेबली ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की स्थिति है शायद अभी। जैसे कि ट्रीटमेंट तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने सही दिया है, दवाइयाँ हैं और इंजेक्शन दिया है। इंजेक्शन हालांकि कुछ समय ही काम करेगा। इसमें कुछ एक चीज़ें मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। एक तो एक्सरसाइज में वॉक को करते रहें, लेकिन वॉक एक्सेसिव नहीं करें। वॉक कभी भी, कोई भी एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करनी चाहिए कि आपका दर्द उसके अंदर बढ़ जाए। अपनी लिमिट के हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। वॉक में सबसे अधिक परेशानी होती है। वॉक के अलावा कुछ एक्सरसाइज और वो ऐड कर सकते हैं और कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी है। खासतौर पे घुटनों के मरीजों को योगा में पद्मासन नहीं करना चाहिए और वज्रासन नहीं करना चाहिए। पलौथी ला के बैठना, उकड़ू बैठना, ये चीज नहीं करनी चाहिए। उससे घुटने की समस्या और आपकी बढ़ जाएंगी। आप इसमें योगा ऐड कर सकते हैं, स्पाइन की जो एक्सरसाइज होती है वो कर सकते हैं। और यदि बैठ के एक्सरसाइज करनी है तो सुखासन में करें, पद्मासन में नहीं, सुखासन में करें, या कोई पटरे के ऊपर बैठ करके करें। और वजन कम करना तो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके लिए डाइट रेस्ट्रिक्शन तो करें, साथ में कसरत उनको जरूर अपनी बढ़ानी पड़ेगी। कसरत बढ़ाने के लिए वॉक में जैसे उनको प्रॉब्लम है, वॉक से यदि परेशानी बढ़ रही है, तो दूसरी और एक्सरसाइज वो ऐड कर सकते हैं जिससे कि वो वजन कम करने में हेल्प करे। योगा कर सकते हैं, हाथों के लिए कुछ एक और ऐड कर सकते हैं, डंबल या जिम के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनर के अंडर ही, क्योंकि इस उम्र में किस करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो परेशानी कभी कभी बढ़ जाती है। और दवाइयाँ तो ठीक ही चल रही हैं और स्टेज 1 स्टेज 2 है तो, और उम्र भी ज़्यादा नहीं है तो कंट्रोल में आ जानी चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मैंने बताया, लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करना होगा, डाइट मॉडिफिकेशन और आपका रोज की दिनचर्या, जिससे कि एक्टिविटी ज़्यादा हो उनकी। अभी ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज एकदम से वजन घटाने के लिए वो नहीं कर पाएंगे, बहुत धीरे धीरे स्टेमिना बनाना पड़ेगा। और ऐसी एक्सरसाइज जिसमें घुटने पे जोर ना पड़े, ये करना पड़ेगा। सर ये थोड़ा सा जो बॉडी वेट बढ़ता है लेडीज में स्पेशली हमने देखा, तो इसको कंट्रोल करने का और कोई उपाय है? डाइट से क्या कंट्रोल हो पाएगा पूरा? नहीं, खाली डाइट से नहीं होता। देखिए लेडीज में बहुत सारे फैक्टर होते हैं 50 के आसपास। एक तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सबसे बड़ा फैमिली प्रेडिस्पोजिशन होता है, परिवार के अंदर भी चलता है, शरीर का वजन, मोटापा, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो इसी के लिए लाइफ स्टाइल, मैं बार बार उसी को कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ का एक्टिविटी लेवल कितना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। खाली अधिकतर लेडीज में एक सबसे कॉमन जो भ्रांति है वो है कि हम तो ये सारे दिन काम करते हैं, हमारी तो उसी में एक्सरसाइज होती है। मैं हर मरीज से ये कहता हूँ, काम अलग चीज है, कसरत अलग चीज है। ये सबसे पहले दिमाग से वहम निकालना बहुत जरूरी है। अधिकतर कहते हैं कि हम तो जी, हमारे तो रसोई में जी 4-6 घंटे निकल जाते हैं, हमारी तो उसी में एक्सरसाइज होती है, ना तो समय मिलता है, हमारे को थकान आती है। इसका नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। कसरत के लिए अलग समय निकालना होगा। कसरत का सबसे इंपॉर्टेंट जो मुख्य उद्देश्य है, सारे जोड़ों को चलाना है। अधिकतर बहुत सारे एक्शन ऐसे होते हैं जो कि हम दिन में कभी नहीं करते, उसीलिए हमारे जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाथ को ऊपर उठाना, हम दिन में कितनी बार हाथ ऐसे ऊपर उठाते हैं? हार्डली 1 या 2 बार। तो आपकी जॉइंट स्टिफनेस शोल्डर में सबसे ज्यादा ऊपर उठाने के अंदर होती है। तो एक्सरसाइज का मतलब है रेंज ऑफ मूवमेंट, सारे जोड़ की जितनी रेंज है, जितना जोड़ चलता है, उसको दिन में 1 बार जरूर चलाना है। इसके लिए ऐसे बताना मुश्किल होता है, इसीलिए ट्रेनर या योगा मैं तो सबसे अच्छी और सबसे सस्ती एक्सरसाइज मानता हूँ। हर जगह आजकल योगा उपलब्ध है। योगा में टीचर अधिकतर आपको सब बता देंगे कि क्या क्या एक्सरसाइज करनी है,
कुछ एक्सरसाइज ओल्ड एज के हिसाब से नहीं करनी चाहिए, घुटनों के हिसाब से नहीं करनी चाहिए, वो भी अधिकतर योगा टीचर बता देते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ स्टाइल और डाइट। घी, तेल, चिकनाई, मीठा, ये सब बंद करना है। घी तेल तो बंद अधिकतर कर देता है, मीठा भी सबसे कम करना है। और एटलीस्ट आपकी आधे घंटे की एक्सरसाइज, आधा घंटा एक बार में नहीं निकाल सकते, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम निकालिए, लेकिन एक्सरसाइज सबसे जरूरी है शरीर को फिट रखने के लिए। एक आम मैं अधिकतर मरीज से कहता हूँ, इस शरीर को जितना आप चल क्यूरेबल है एक ये सेंटेंस में अधिकतर मरीज से कहता हूँ, ये शरीर को जितना, हाँ गैप का भी बताता हूँ, इस शरीर को जितना आप चलाते रहेंगे उतना चलता रहेगा। इस शरीर को आप नहीं चलाएंगे तो शरीर आपका बैठ जाएगा, इसलिए शरीर को चलाना सबसे जरूरी है। तो इस उम्र में जहाँ तक आपकी स्टेज की बात रही, स्टेज 1 स्टेज 2 पे वही लाइफ स्टाइल आता है। यदि आप प्रॉपर यदि लेंगे तो आपकी डिसीज प्रोसेस स्लो हो सकता है, खत्म नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है स्टेज 1, मैंने बहुत से मरीजों की ऐसी देखी है, उनका स्टेज 1 ही मतलब 15-20 साल निकल जाते हैं, स्टेज 3 कभी नहीं आती उनकी। बहुत से मरीज जो कि या तो उसको फैमिली कह लिए या उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कर लिए, तो उनकी स्टेज 1 से स्टेज 3 4-5 साल के अंदर जाती है। तो ये पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। राइट सर, एक प्रॉब्लम हमारी थी तो हम भी चाह रहे थे, अपना छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम आज है नहीं लेकिन प्रॉब्लम क्यों आई थी वो थोड़ा जानना जरूरी है सर। ये अंगुलियों का अटकना वाले जो प्रॉब्लम है कि हमारी 4 फिंगर, असल में कुछ हमने 4 फिंगर के ऊपर एक्सरसाइज कर दिया था, कुछ अपना साधनात्मक काम कर रहे थे और माला जपने का काम थोड़ा सा बढ़ा दिया था हमने, और लगभग ये 1.5 साल तक चला। उसका रिपरकशन ये आया कि उंगली हमारी 4 फिंगर जो अटकना शुरू कर दी। उसका हमने बहुत ट्रीटमेंट किया लेकिन ठीक नहीं हुई, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट बंद कर दिया और फिर वही योगा से, प्राणायाम से, और हमने माला जब बंद कर दिया, दूसरा तरीका अपना लिया। अभी तो पूरी तरह ठीक हो गई है, लेकिन इसका रीजन क्या है सर? अंगुलियों का ठीक मतलब किस तरह का अटकने वाली जो प्रॉब्लम है, ठीक तो हो गई सर, लेकिन रीजन क्या है सर, वो थोड़ा जानना चाह रहे थे जी। उंगलियां अटकना ये देखिए अलग चीज है, इसका एक्सरसाइज से वैसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसको हम कहते हैं ट्रिगर फिंगर या ट्रिगर थंब। जैसे कि अभी शुरुआत में मैंने बताया था, ये नसों में गांठ बन जाती है, ये तो उंगली अटकने लगती है, एकदम कट करके आवाज करके खुलती है। वो आपके माला जपने से नहीं हुई है, वो आपके माला छोड़ने से जरूर आपकी परेशानी कम हो गई, क्योंकि आपने बार बार उंगली का वो अंदर को मोड़ना कम कर दिया, लेकिन अंदर नडूल आपके अभी भी होगा। ट्रिगर फिंगर भी कभी भी खत्म नहीं होता है। ट्रिगर फिंगर में नस के अंदर गांठ बन जाती है, अंदर यहाँ पे गांठ बन जाएगी, जो उंगली ऐसे करके फंस जाती है और एकदम ट्रिगर करके खुलती है। इसको ट्रिगर फिंगर कहते हैं, वो अटकने लगती है। साधारण नुस्खा है कि सिकाई करें, जेल लगाएं, मुट्ठी। हाँ, अभी खत्म हो गई तो आप चिंता मत करें, आप खाली सिकाई और जेल करें, और मुट्ठी बंद करने के काम थोड़े अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उंगली जो अटकती है आपने जोर से फोर्स लगाने पर ही अटकती है। आप आराम से थोड़ा लगाएंगे तो उंगली कम अटकेगी। अभी ठीक है, तो अभी सिर्फ एक्सरसाइज करें, हल्का हल्का जेंटल एक्सरसाइज, जोर से नहीं दबाना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सिंगल साहब बहुत बहुत। अब हमारे बीच में जेपी सिंगल साहब, अपने आप को अनम्यूट करिए। जेपी सिंगल साहब। जी सर। हाँ सर, नमस्कार सर। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा, अपना परिचय थोड़ा सा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, तो हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। मुझे पिछले 8 साल से चढ़ते हुए राइट नी में हल्का सा पेन होता है, और कभी और कुछ बीच में जो कभी कभी ठीक भी हो जाता है। तो ये इससे कोई मुझे खास परेशानी नहीं है, पर थोड़ा सा दिमाग में जब भी होता है उससे बहुत बेचैनी होती है। तो इसका कुछ ठीक होने का वो तरीका है? जी, आपकी एज कितनी हो गई सर अभी? मैं जो है अभी आई एम +80 नाउ। 80 नाउ। तो सर एक तो सर मैं सजेस्ट करूंगा, एक बार सर आप एक्सरे जरूर कराइए, क्योंकि देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन हमारे इंडिया में, बहुत कॉमन है 60+ में। तो एटलीस्ट एक बार एक एक्सरे जरूर होना चाहिए 60+ पे। ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट लाइकली आपको स्टेज 1 होगी, क्योंकि आपकी बाकी एक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको सीढ़ी चढ़ने के अंदर है। तो 2 चीजों की संभावना है, एक तो कैल्शियम विटामिन डी की कमी और ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टेज 1। यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टेज 1 है या नहीं है तो उसके लिए थोड़ी सी दवाई ले सकते हैं, लेकिन विटामिन डी जरूर आप लें, क्योंकि विटामिन डी की कमी भी हमारे देश में बहुत कॉमन है। क्योंकि विटामिन डी खाने की चीजों में नहीं होता, सिर्फ धूप में होता है, जो कि हम अधिकतर ले नहीं पाते हमारे मौसम की वजह से। कैल्शियम विटामिन डी लें और एक बार एक्सरे करा लें। अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस की दवाई भले ही आप ना शुरू करें,
लेकिन कैल्शियम विटामिन डी जरूर शुरू करें और एक बार एक्सरे देख लें। यदि उसमें स्टेज 1 है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण हैं, तो आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको दवाई बता देंगे। अच्छा, तो नहीं, इसमें बीच बीच में कभी ठीक भी हो जाती है, पर वो कैल्शियम विटामिन डी तो शुरू कर ही दें। वैसे विटामिन डी ठीक है, मेरा T3 मेरा ठीक है एक्चुअली। वो जो टेस्ट कराया था, विटामिन D3 कराया था, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओके। उसकी 75 से ऊपर है वैल्यू। ओके, ठीक है। हाँ, फिर तो आप खाली कैल्शियम भी ले सकते हैं, कैल्शियम मल्टीविटामिन, वो भी ले रहे हैं कुछ? कैल्शियम मल्टीविटामिन भी चल रहा है? नहीं, अभी तो मैं ये बस विटामिन A to Z लेता हूँ मैं। हाँ, वो तो मल्टीविटामिन हो गया, कैल्शियम जरूर शुरू कर लें। अच्छा, उसके अलावा कैल्शियम भी लेना जो है? हाँ, कैल्शियम भी थोड़ा सा ले। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं आप? आपका कहाँ क्लिनिक है? जी, मेरा संजय नगर में क्लिनिक है। संजय नगर में A ब्लॉक में है, टेलीफोन एक्सचेंज के एकदम बराबर में, मेन रोड पर ही है। कहाँ पर डॉक्टर साहब? मैंने सुना गाजियाबाद में। अच्छा, गाजियाबाद में। आप दिल्ली में सर? ठीक है, नहीं, ठीक है, ओके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत थैंक यू। चलिए, अब हमारे बीच में आदरणीय मनोज शर्मा साहब। धन्यवाद। डॉक्टर साहब नमस्कार। Now I think I am audible. Am I audible now? हाँ, बिल्कुल हो रहा है सर। Thank you, doctor, for giving us a very important information about the treatment and the disease. मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब ये है कि is there anything we can do to prevent the arthritis? And दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ग्लूकोसामाइन आर्थराइटिस को प्रिवेंट करने में मदद करता है? जी, जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है, उसमें देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, प्रिवेंशन के लिए सिर्फ 2 ही चीजें हैं। लाइफ स्टाइल डिसीज है ये, आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और आपको डाइट इम्प्रूवमेंट, वो आपको करना होगा, तभी आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं शुरू में सारा बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिपीट करना थोड़ा चाह रहा है, फिर दोबारा से सेम चीजें। लाइफ अपने ऑडियो के अंदर देखिए। हाँ, और दूसरा रही बात ग्लूकोसामाइन की, ग्लूकोसामाइन सर ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए दवा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जरूर हेल्प करती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेकिन बाकी आर्थराइटिस में नहीं। रोमेटॉइड एंकाइलोजिंग या गाउट में हेल्प नहीं करती। ग्लूकोसामाइन ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए दवाई है। ये बेसिकली जॉइंट के लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट के अंदर का जो लुब्रिकेशन होता है वो कम हो जाता है, जॉइंट सरफेस रफ होने लगती है। ग्लूकोसामाइन उसमें बिल्कुल हेल्प करती है। ग्लूकोसामाइन के साइड इफेक्ट बहुत कम है। ग्लूकोसामाइन का कोर्स यूजुअली हम 3 to 6 मंथ ही देते हैं, इससे ज़्यादा ये एडवाइसेबल नहीं है। इसका इफेक्ट यूजुअली हम लोग कहते हैं कि 1 साल से 2 साल रहता है, उसके बाद आप इसको दोबारा भी ले सकते हैं। ये प्रिवेंट नहीं करेगी, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस को होने से नहीं रोकेगी, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है तो उसकी प्रोग्रेस को, जिस स्पीड से जॉइंट डैमेज हो रहा है उस स्पीड को कम कर देगी। डिसीज की प्रोग्रेशन को कम करेगी, डिसीज को खत्म नहीं करेगी। चलिए, यूपी सिंह साहब चित्रकूट से खोल लीजिएगा। यूपी सिंह साहब। जी सर। जी, अपने को वीडियो खोल लीजिएगा। जी पूछिएगा। जी बोलो। हाँ, बोलिए। सर, मेरी मम्मी से बात करिए। उन्हें समस्या है स्पाइन में, जो उनकी समस्या घुटनों तक चली जाती है। उनको घुटने में भी बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है, जिसके लिए अभी इनका इलाज भी चल रहा है। तो हम दवाई बताना चाहेंगे, उनको बताइए आप। डॉक्टर साहब, एक बार हम गिर गए थे 8-10 साल पहले, लेकिन तब से कमर हमारी दर्द करती है। कमर तो चलो दवा लेते हैं, ठीक हो जाती है, लेकिन अब कमर से लेके दाहिने पैर तक हमको हमेशा जैसे लगता है कोई चीज इसमें पैर में पड़ा है, ऐसे दर्द होता रहता है। दवा हम दिखा के लिए हैं। आप चित्रकूट से बोल रहे हैं? चित्रकूट में यूपी सिंह ITO है, उनके वाइफ है ये। ऐसे दिखाई नहीं देगा। कुछ एक चीजें आपसे जानना चाहूंगा। सर, ये दवाई हाँ, नहीं, इस पे दिखाई नहीं देगा। दवाई के बारे में बाद में देख लेंगे, बाद में। चलिए जी। नहीं, पहले आप मेरे को कुछ एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपके दर्द एक ही पैर में है? हाँ, ये दर्द चलने पे बढ़ जाता है? चलने पे नहीं डॉक्टर साहब, सुबह सब सो के उठते हैं
तो जमीन पे पैर नहीं पड़ता, एकदम लगता जैसे कोई एक राड टाइप पड़ा है पैर में। कमर पैर से में लेके दर्द के साथ, हाँ, दर्द के साथ सुनपन भी होता है, जैसे पैर सो गया, चींटी सी नहीं चलती है? नहीं नहीं ऐसा डॉक्टर नहीं साहब, सोता होता नहीं पैर, नहीं ऐसा सोता नहीं। अच्छा, पैर में कहीं सूजन घुटने पे या नीचे पंजे हाँ पे कहीं पे? हाँ, नीचे नीचे सूजन रहती है घुटने पे, पंजे के पास सूजन रहती है। घुटने पे भी? हाँ, लेकिन दोनों पैर में रहती है डॉक्टर साहब। नहीं, पंजे के पास सिर्फ पंजे सूजन के दोनों पास, पैरों में? घुटनों में नहीं। आपने कुछ एक जांच जैसे क्या कराई, एक्सरे वगैरह तो कराया होगा? एक्सरे तो कमर की कराए थे, तो वही हड्डियां जो दबी थी वही हेलो? निकली थी। सर L4 हाँ L5 हाँ, में प्रॉब्लम आया था सर, L4 L5 हड्डी, में प्रॉब्लम आया था। हाँ हाँ अब हाँ, ठीक ठीक। अच्छा, घुटने का भी एक्सरे हुआ है? घुटने में भी? नहीं, घुटने में नहीं हुआ डॉक्टर साहब, घुटना दर्द नहीं करता मेरा, ये पूरा कमर घुटना से नहीं लेके करता? नीचे तक पैर में दर्द, जैसे लगता कोई चीज नीचे पड़ा तक है। दर्द करता है? हाँ, जी जी जी। घुटना नहीं दर्द अच्छा, अब करता। जरा दवाइयों के नाम बता दिए। ठीक है, ठीक बेटी ठीक, मैं बताओ समझ दवा। गया। अब आप जरा दवाइयों के नाम बता दीजिए, क्योंकि पढ़ने में नहीं आ रहे हैं वो उस पे, जी इसलिए। सर। सर न्यूरिका, न्यूरिका, रॉक्सविट, ओके। जी न्यूरिका, रॉक्सविट D60, थायोविस्टा 4 और डाइसिकैल। ओके, ठीक है। और थायरोनॉम खाती हैं हाँ हाँ, वो थायराइड के 50 लिए होगी। अच्छी समझी। और हाँ ठीक है, बीपी की दवाई खाती हैं, बीपी की भी ठीक है, टेल्मा 20। ठीक है, ठीक। देखिए, जैसा कि मुझे लग रहा है इनकी बातों से, इनका कमर से नस दबा हुआ है शायद। जी ठीक जी है, जो L4 L5 बता रहे हैं, ये शियाटिका कहते हैं आम भाषा में। ये नर्व कंप्रेशन के सिम्टम है, कमर से ही नस जी दबी हुई है, जिसकी वजह से एक पैर में पूरा दर्द आ रहा है। तो जी इसमें जी। इनको MRI की जरूरत होगी। MRI से ये MRI बीमारी करवाई कंफर्म थी होगी। डॉक्टर साहब? और MRI कराई थी तो उसकी रिपोर्ट बताइए ना, फिर MRI में क्या निकला? आपने एक्सरे की बताया ना? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, MRI की थी, वही उसी में सब डॉक्टर साहब निकला था L4 L5 जो है वो L4 खिसक L5 में गया है। डिस्क प्रोलैप्स, हाँ, जी डिस्क जी प्रोलैप्स लिखा होगा उसमें, कंप्रेशन जी। भी लिखा होगा, कितना कंप्रेशन है। सर डॉक्टर साहब अभी वाली रिपोर्ट का तो तो हमारे पास है नहीं। अच्छा, चलिए, देखिए, चांसेस वही हैं कि ये डिस्क प्रोलैप्स की वजह से नर्व कंप्रेशन है। तो आप एक चाहे तो न्यूरो सर्जन को भी कंसल्ट कर सकते हैं, या कोई ऑर्थोपेडिक। एक्चुअली इसमें कुछ एक दवाइयां ही चलनी है, दवाइयां कभी बदल कर देख सकते हैं। यदि दवाई से आराम नहीं आता है हाँ। तो फिर आगे इसमें फिजियोथेरेपी या कमर में इंजेक्शन या फिर ऑपरेशन, बस स्टेप डॉक्टर वाइज साहब चलते यही हैं। प्रश्न ठीक था है, अभी कि दवाई जो कुछ एक बदल के देखिए। जी जी डॉक्टर साहब, बस प्रश्न यही था कि जैसे कभी कभी एक बार इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, बिल्कुल चल ही नहीं पाए थे, तो डॉक्टर बताते हैं कि आप ऑपरेशन करवा सकते हैं या इंजेक्शन लगवा सकते हैं, तो वो सेफ या सिक्योर रहता है या नहीं रहता है? यही थोड़ा प्रश्न था कि उससे मेरी हाँ, कमर की। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन का जहाँ तक सवाल है, वो अधिकतर न्यूरो सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन मिलके करते हैं। जी जी अधिकतर इंडिपेंडेंटली ऑर्थोपेडिक सर्जन बहुत कम करते हैं, क्योंकि स्पाइन का नर्व्स का मामला होता है। लेकिन ऑपरेशन तो अभी एकदम से मैं नहीं कहूँगा कि आपको ऑपरेशन की तरफ जाना है। पहले एक बार इंजेक्शन लगवा सकते हैं, इंजेक्शन भी काफ़ी सेफ है। इंजेक्शन स्पाइन में लगता है, मैक्सिमम 2 शॉट लगते हैं, 2 या 3 शॉट लगते हैं, करीब आपके 5 या 7 दिन के अंतर पे। जैसे एक लगाया, फिर उसके 5 या 7 दिन बाद दूसरा लगाएंगे, आराम अच्छा करना होगा। ठीक है, तो इंजेक्शन लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जन भी लगाते हैं, ये अच्छा या एनेस्थेटिस्ट भी लगाते हैं। जी। यदि अच्छा दवाइयां एक बार बदल के देखें इंजेक्शन। और साथ में फिजियोथेरेपी कराएं, इस सबसे भी यदि आराम नहीं होता तो फिर पहले इंजेक्शन या फिर ऑपरेशन। जी सर, ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू थैंक यू नमस्ते डॉक्टर साहब। थैंक यू। हमारे हमारे बीच में नितिन नारायण जी हैं, चांदपुर से, बिजनौर से। हाँ नितिन, अपने खोल लीजिएगा। नितिन खोल लीजिएगा, अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। नितिन नारायण खोल लीजिएगा। चलिए, अंशु शर्मा, छोटी बहन हमारी, ग्रेटर नोएडा से, पूछो, अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन पूछो। हाँ बोलो। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार, नमस्कार। ये ना मेरे इसमें जॉइंट में बहुत पेन होता है, जैसे ये फिंगर्स है ना, ये इसमें, ओके, इनमें मतलब मॉर्निंग में उठते तो बहुत ज्यादा पेन होता है, जैसे एक ही हाथ में, दोनों में? दोनों ही हाथों में जैसे, और नी में बहुत ज्यादा पेन है जैसे। ओके, ये कब से चल रही है प्रॉब्लम आपको? ये मेरे को काफी टाइम हो गया है, 1.5 साल ज्यादा ही हो गया है।
अब तो मेरा थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, जैसे ना ये फिंगर्स में। एक्सरसाइज वगैरह योगा भी करती हूँ सुबह, जैसे ज्यादा करती हूँ, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा पेन होता है। मतलब हाथों के अलावा और कहीं दर्द आपको, घुटनों में, कमर में? एक घुटने में होता है। ये है। आपकी एज कितनी हो गई अभी? मेरी 59। 59। और कुछ बीमारी आपको, थायराइड, शुगर? नहीं, शुगर है, बीपी है, दवाई लेती हूँ शुगर बीपी की। शुगर बीपी की दवाई चलती है? शुगर बीपी कंट्रोल में है आपका? नहीं, शुगर थोड़ी सी मेरी कल 147 थी, थोड़ी अभी आजकल थोड़ी सी बढ़ी हुई थी। तो नहीं, इतनी तो एवरेज मतलब आमतौर पे कंट्रोल रहती है शुगर वैसे आपकी, या हाँ, कभी अनकंट्रोल? थोड़ा बढ़ भी जाती है, अप डाउन हो जाती है, कभी बढ़ थोड़ा जाती है। अच्छा, ठीक है। ये शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ कुछ कैल्शियम विटामिन डी लेते हैं, मल्टीविटामिन? हाँ, बीच बीच में ले लेती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, जैसे मल्टीविटामिन है या विटामिन D3 है, बीच में लेती हूँ शैशे वगैरह, फिर थोड़ा बंद कर देती हूँ। हाँ, और साथ में को मिथाइल कोबालामीन वाला मल्टीविटामिन लेते हैं? हाँ जी, वो भी लेते हैं ना मिथाइल मल्टीविटामिन लेती हूँ। नहीं, उसमें मिथाइल कोबालामीन होना चाहिए। मिथाइल कोबालामीन सबसे जरूरी है। अच्छा, जैसे कि न्यूरोबियोन, जिसे आम भाषा में कहते हैं। हाँ 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 हाँ। अच्छा, वो मैं लेती हूँ तो उससे मेरा बहुत फर्क पड़ता है, न्यूरोबिन वाले। वही, जब वो रह जाता है तो तब शुरू हो जाता है। वही आपकी असली बीमारी ये शुगर की वजह से है। देखिए, शुगर में एक दवाई चलती है मेटफॉर्मिन, जो कि 100% मरीजों की चलती है। मेटफॉर्मिन की वजह से कुछ विटामिन लेवल कम हो जाते हैं, इसलिए मिथाइल कोबालामीन सबसे जरूरी है शुगर के मरीजों को। हमेशा नहीं, उसको भले ही आप ऐसा कर लें, महीने में खाइए फिर कुछ दिनों बंद करें, या 10 दिन खाया 10 दिन बंद किया, लेकिन मिथाइल कोबालामीन और कैल्शियम, ये दो चीजें आपको सबसे जरूरी लेनी है। ये आपकी आर्थराइटिस की संभावना कम है कि आपकी शुगर और कैल्शियम की वजह से ही है। आप वो थोड़ा मल्टीविटामिन थोड़ा बढ़ाएं, स्पेशली मिथाइल कोबालामीन, न्यूरोबियोन वाला और कैल्शियम वाला। इनके कॉम्बिनेशन भी आते हैं आजकल, वो कैल्शियम के साथ ही मिथाइल कोबालामीन भी आता है। नहीं, वही लेती हूँ, विटामिन उसमें D3 और कैल्शियम मिक्स होता है ना, वो वाली। विटामिन D3, कैल्शियम और साथ में मिथाइल कोबालामीन। हाँ, मिथाइल वही वाली, कोबालामीन जरूरी है। वो वाला लीजिए, वही। वो रेगुलर लें। एंड कि उसको 1-2 महीने लिया, फिर बीच में 10-15 दिन का गैप कर दिया, आपका उसी से ठीक हो जाएगा। आपके आर्थराइटिस के चांसेस कम है, क्योंकि आपकी 59 एज है। 59 में ये वाली जो आर्थराइटिस रूमेटॉइड जो मैंने बताया, ये स्टार्ट बहुत कम होती है। स्टार्ट ये होती है 30-40 में, 60 पे जाके ये शुरू नहीं होगी। 60 हो रही है तो कुछ ना कुछ और कारण है आपका, उसका कारण है शुगर है। अच्छा, एक ये मैं नी वाला रिप्लेसमेंट का बोला हुआ है, लेकिन मैंने कराया नहीं है। वही देखिए, रिप्लेसमेंट का मैंने पहले भी जवाब दिया था। रिप्लेसमेंट मैं तो एटलीस्ट ये सजेस्ट करता हूँ कि आपकी रोज की दिनचर्या में फर्क आ रहा है, आप रोज आपके नॉर्मल एक्टिविटी, घर के काम नहीं हो पा रहे बिना दवाई खाए। नहीं, वो सब मैं रेगुलर करती हूँ, ऐसा प्रॉब्लम तब नहीं है। आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। आप एक्सरे पे मत जाइए, एक्सरे को देख के जॉइंट रिप्लेसमेंट आप मतलब मत कराइए। यदि आप 4-5 साल हो गए, 4-5 साल से बोला हुआ, लेकिन मैंने कराया नहीं है। यदि आपकी नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है तो चलने दीजिए। इवनिंग में वॉक वगैरह भी कर लेती हूँ, जैसे योगा वगैरह भी करती हूँ, तो लेकिन पेन मतलब हल्का हल्का बना रहता है, बस ये। हाँ, हल्का पेन तो रहेगा। उसके लिए आप जैसे ग्लूकोसामाइन या और कुछ जो आर्थराइटिस की दवाई है वो आप ले सकते हैं। नहीं, शुगर की वजह से भी हो सकता है। हाँ, शुगर से भी रहता है। शुगर के लिए बताया ना, मिथाइल कैल्शियम वो जरूर लें, एक्सरसाइज करें और थोड़ा ग्लूकोसामाइन ले लें, उसी से आपका दिक्कतें कम जानी चाहिए। थैंक यू। चलिए, हमारे बीच में आदरणीय राजेंद्र कुमार साहब हैं, रिटायर्ड मेंबर टिमरन। इनका कैल्शियम से संबंधित क्वेश्चन खोल लीजिए साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा। राजेंद्र कुमार साहब। जी सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। राजेंद्र नमस्कार। हाँ सर, आपने अभी अपने वीडियो खोलिएगा अपना। जी सर। सर, आपने अपने लेक्चर में बताया कि कैल्शियम लेने के लिए इम्प्रूव्ड मेडिसिन आ गई है कोई, तो सर वो क्या है और कैसे? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आपकी आवाज थोड़ी साउंड कम है आपकी। जी, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। देखिए, खाली कैल्शियम, नॉर्मली हम सब कैल्शियम खाते हैं। कैल्शियम को हड्डियां यदि आपकी इस लेवल तक कमजोर हो गई हैं कि आपको अलग से सप्लीमेंट चाहिए, तो देखिए उसका असर आने में कई साल लगते हैं। इसके लिए कुछ एक दवाइयां हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन है। सबसे कॉमन दवाई जो हम कहते हैं बिसफॉस्फोनेट कहते हैं इनको, उसमें भी कई सारे साल्ट आते हैं। वो आपके कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचने में मदद करेगा। वो कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम आपको साथ में अलग लेना पड़ता है। उसको नाम तो मैं बता भी सकता हूँ, राइजोफॉस वगैरह आती हैं, उनको लेने का तरीके से ही आप समझ जाएंगे। वो गोली हफ्ते में 1 या महीने में 1 ली जाती है खाली पेट। उसका असर भी 3 महीने में आता है।
कैल्शियम यदि आप प्लेन कैल्शियम ले रहे हैं उसका असर आएगा 3 साल के अंदर। तो उसको थोड़ा जल्दी लाने के लिए हम लोग ये बिस्फोस्फोनेट ऐड करते हैं। इसके अलावा एक और दवाइयाँ इसमें आ गई है जो कि आपके पेन में हेल्प करती है। कैल्शियम की कमी की वजह से जो हड्डियां दर्द करने लगती हैं, जैसे अभी एक मैडम अभी पूछ रही थी कि वो उनकी हड्डियां इतनी कमजोर हो गई कि वो गिर जाती हैं, दर्द करती हैं हर समय। तो ऐसे में ये कैल्शियम और बिस्फोस्फोनेट का इफेक्ट तो बहुत समय में आएगा, 6 महीने साल भर में आएगा, तब तक मरीज क्या करेगा। उसके लिए कुछ एक दवाइयाँ हैं जो कि बोन पेन में मदद करती हैं। पेन किलर नहीं है, वो अलग ही दवाई होती है। उसको साल्मन कैल्सिट्रोल कहते हैं। वो नाक से ली जाती है। वो आपका बोन पेन के अंदर हेल्प करती है। और एक तीसरी दवाई आजकल आई है टेरिपेराटाइड्स, हम लोग कहते हैं। टेरिपेराटाइड के इंजेक्शंस होते हैं जो कि टेरिपेराटाइड का सबसे जल्दी इफेक्ट आता है। वो विदिन ए मंथ और सो आपका एकदम से असर महसूस करेंगे, कैल्शियम का हड्डियां मजबूत होने लगी हैं। लेकिन टेरिपेराटाइड थेरेपी सारी दवाइयों में सबसे एक्सपेंसिव है। टेरिपेराटाइड की थेरेपी 1 महीने की रफली कॉस्ट करती है 15,000 रुपये। उसका इंजेक्शन होता है बिल्कुल जैसे कि आप इंसुलिन का इंजेक्शन आता है, इसी तरह का इंजेक्शन आता है। पेन फिल जिसे हम कहते हैं, प्री फिल्ड पेन होता है, और उसको पेन के हिसाब से एब्डोमेन में या थाई में लेना होता है डेली। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि कैल्शियम की कमी यदि काफ़ी हो गई है कि फ्रैक्चर होने लगे, मरीज गिरने लगा है, हड्डियाँ दर्द रहने लगी हैं, तब ये उन लोग एडवाइस करते हैं, क्योंकि ऐसे स्थिति में खाली कैल्शियम का इफेक्ट तो कई सालों में आता है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। ठीक है, हमारे नीचे नीतिन नारायण है चांदपुर बिजनौर से। हाँ नीतिन नारायण, खोलो अपने आप को, व्यस्त बोलो नीतिन। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरी मिसेस को अभी लॉकडाउन में पीसीओडी की प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें जो है उनको पेनलेस ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। और वो जो है क्या नाम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम के चक्कर में दवाई भी काफी है, मगर सारी जोड़ों के स्वेलिंग है और दर्द बहुत ज्यादा है। HCQ 200 वगैरह भी इनकी दवाई चली थी। और जो है क्या नाम है, मेरे संजीव ग्रोवर जी का भी इलाज चला है उनका। ओके, डॉक्टर ग्रोवर का भी है। तो उनके जो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे उसमें कोई आर्थराइटिस आया था, आर्थराइटिस निकला था? आर्थराइटिस था इनका लगभग जो है 90 था। RS फैक्टर और इनका जो है क्या नाम है, सी प्रोटीन भी बढ़ा हुआ है इनका 20। सी रिएक्टिव प्रोटीन भी बढ़ा हुआ है। ओके, देखिए जैसे कि इनको पीसीओडी भी है। पीसीओडी भी देखिए हार्मोनल चेंज होता है, और साथ में ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस सही, क्योंकि RA फैक्टर CRP दोनों पॉजिटिव हैं। ऐसे में तो उनको रूमेटॉइड का ट्रीटमेंट उनको प्रॉपर लेना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, धीरे धीरे इफेक्ट आएगा। और साथ में पीसीओडी की भी दवाइयाँ लेनी होंगी, क्योंकि पीसीओडी का भी रूमेटॉइड से थोड़ा सा कहीं ना कहीं लिंक है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट लिंक भी है, क्योंकि स्ट्रेस इंड्यूस होती है। रूमेटॉइड को भी हम कहते हैं कि स्ट्रेस से टेंशन से बढ़ती है, पीसीओडी भी स्ट्रेस से टेंशन से बढ़ती है। तो उनको थोड़ा डिस्ट्रेस करें, टेंशन कम रखें, और दवाइयाँ साथ में, दोनों चीज चलनी पड़ेगी। रूमेटॉइड है तो प्रॉपर रूमेटॉइड का एंटी रूमेटिक दवाई लें। डॉक्टर ग्रोवर का ठीक है ट्रीटमेंट, डॉक्टर ग्रोवर का। और देखिए SCQS चल ही रहा है, SCQS और भी साथ में कुछ ना कुछ दवाई दी होंगी इन्होंने, 2-3 दवाइयाँ और भी, क्योंकि खाली SCQS से कंट्रोल नहीं होगा यदि उनका न्यूरोकॉर्टाइम चल रहा है, न्यूरोकॉर्टाइम GS चल रहा है, GS है। कोई हफ्ते वाली भी चल रही है, फॉलिट्रेक्स। हाँ, एक वो जो है पेटर का कैप्सूल है वो चल रहा है। ठीक है, देखिए उनके स्टेरॉइड भी चल रहे हैं, तो उनका मतलब कुछ ना कुछ सीवियर प्रॉब्लम है उनको, उनकी न्यूकोटाइम में स्टेरॉइड। तो आप डॉक्टर साहब से सलाह लें, रेगुलर ट्रीटमेंट लें रहें। और देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट ही है इसका, ये तो दवाइयाँ चलेंगी। ये बीमारी इस तरह की पीसीओडी भी और रूमेटॉइड भी, ये तो दवाई लॉन्ग टर्म है, इनका कोई अल्टरनेटिव से छुटकारा तो मुश्किल है, क्योंकि बीमारी इस तरह की है। ठीक है नितिन जी, अब हमारे बीच में प्रमोद, ठीक है नितिन, हो गया ठीक। हमारे बीच में प्रमोद शर्मा साहब पंजाब से हैं। सर प्रमोद शर्मा साहब पंजाब से। जी सर, प्रमोद जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब मेरे ना लेफ्ट हैंड थंब है, जो थंब है नम रहता है। 2-3 साल पहले मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने दवाई दी थी, बाकी तो ठीक होगी, और ये सिर्फ थंब है नम है, इसमें पेन कुछ नहीं है, पर थंब नम रहता है, जैसे सो रहा हो ना थंब का, ओनली थंब, नथिंग एल्स। हाँ नहीं समझ गया। हाँ बाकी कुछ नहीं, बाकी बिल्कुल सही। गर्दन में कोई दिक्कत नहीं है, शुगर नहीं है आपको? शुगर नहीं है? बिल्कुल नहीं।
ना जी। आपको थंब में तो कभी ये योगा चोट लगी करता हूँ मैं पहले? नॉर्मली। हाँ जी, थंब में कभी क्या चोट करें? लगी है आपको? हमें चोट अंगूठे लगी में है ना क्या सर, आपके? कभी नहीं, ना कोई चोट नहीं लगी। देखिए, इसमें तो थोड़ा जांच की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नंबनेस का मतलब है कि आपकी नर्व में कुछ ना कुछ इश्यू है, आपकी नर्व ठीक से असल काम में नहीं पहले कर ना रही एक बार मेरे वो इसमें क्या बोलते हैं, शोल्डर में दर्द हुई थी, तो उस समय उसने बोला कि नर्व दब गई है, उसके लिए इलाज किया था। अब वो ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, बट ओनली यहाँ पे नंबनेस रहेगी बस, नथिंग एल्स। बाकी कोई पेन नहीं है चांसेस इसमें, उसी के हैं, ये सिर्फ नर्व नंबनेस है है। बस। वही मेरे को लग रहा है, जो आपके शोल्डर में हुआ था वो भी नर्व की वजह से हुआ था, और अधिकतर ये होता है गर्दन की वजह से। गर्दन से जो नर्व शोल्डर में और हाथ में जाती है, उसमें कहीं ना कहीं हाँ कंप्रेशन जी, हाँ आया जी, है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसी की वजह से हुआ है। और अब अभी तो कुछ नहीं, इतने अभी कोई साल हो प्रॉब्लम गए, नहीं है इसमें कुछ। ये 3 साल हो गए, मैं 3 बता रहा साल। हूँ, अब इतने हाँ साल जी, हो गए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक न्यूरोबियन टैबलेट या न्यूरोकाइंट प्लस ले सकते हैं, वो अच्छा जी, नर्व्स में थोड़ा हेल्प करती है। इसके अंदर मिथाइल ठीक है कोबालामिन सर। होता है, न्यूरोकाइंट प्लस, कैंट फार्मा की आती है, एक कैप्सूल रोज 1 महीने लेके देखिए। एक कैप्सूल रोज हाँ 1 महीने के लिए, ठीक है सर। ठीक है साहब, हाँ, धन्यवाद। 1 महीने। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, हमारा सवाल मैं पूछ लेता हूँ। हमारी माता जी बैठी हुई है, मेरी माता जी, तो इनका जी सवाल है सब। नमस्कार। मेरी जी माता जी है। नमस्कार। नमस्कार। जी, नमस्कार जी, हाँ, नमस्कार। मेरी ना कमर में एक तो दर्द रहता हैगा, और दोनों घुटनों में बहुत दर्द जी। रहता हैगा। यह क्या हैगा? बाएं घुटने में ज्यादा है, यह क्या है? और एक मेरे घुटनों के ऊपर छोटी छोटी गांठें सी हैं, दोनों तरफ, दोनों साइड में, और ये उंगली में भी ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी गांठ सी हैं, इनमें दर्द होता है। यह क्या है? जी, जी। इनको डॉक्टर साहब शुगर नहीं है, ये बस बीपी की मेडिसिन लेती हैं बस। ओके, ओके। कब से है ये परेशानी, है कब से कब से महसूस कर रही है? ये 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। हाँ, देखिए, ये वही है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये जनरलाइज स्पॉन्डिलाइटिस जिसे हम कहते हैं। शरीर की हड्डियां बढ़ रही हैं आपकी, कमर हाँ, की, घुटनों की, उंगलियों की, ये हैवर्डेंस नोड है, ये जगह जगह हड्डियां बढ़ रही हैं। ये हड्डियां खत्म नहीं होंगी, ये घटेंगी भी नहीं। लेकिन आपके लिए सिंपल इलाज है, एक तो कैल्शियम और एक्सरसाइज। अच्छा। कैल्शियम की दवाई क्या है, आपको कोई अपना पेन किलर या आर्थराइटिस वाली दवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन दवाई से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ कैल्शियम, विटामिन D3 सिंपल कोई भी ले सकते हैं, और एक्सरसाइज का रूटीन बनाए। हल्का फुल्का दर्द है तो कोई भी आपके दर्द निवारक तेल जो आते हैं, मानारन तेल या बेस्टोसिक, मार्कोसिक मैं ऑयल, पहले अल्ट्रासेट शिकाई ले लेती थी, अब नहीं लेती हूँ। अल्ट्रासेट तो हाँ, कभी कभार के लिए रखिए, कभी कभी कभार। आपको हाँ, तेज वही दर्द तो हो ना। तब लें। हाँ, अजवाइन, मेथी, ये चीज लेती रहती, ये है। इसकी जगह आप आयुर्वेदिक तेल भी लगा सकते हैं। सिंपल आयुर्वेदिक तेल बहुत सारे आते हैं दर्द के, ठीक है, पेन किलर। अब हल्का फुल्का दर्द तो आपका तेल से ही खत्म हो जाएगा। ठीक। जो जैसे कि डाबर का महानारायण तेल है, मार्कोजेसिक ऑयल है, बेस्टोसिक ऑयल है, बहुत सारे तेल है, हमें क्या क्या नाम। बस कैल्शियम और विटामिन D ने बता दीजिए। हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, नमस्कार। चलिए डॉक्टर, आज आपने काफी समय लिया। मेरे पास डॉक्टर 2-3 सवाल और भी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आपका कब समय ले रहा हूँ। एक सवाल डॉक्टर साहब मैं ये है, एक सवाल मेरा भी है सर। हाँ, ले लीजिए, कोई बात नहीं। वागीश बोल रहा हूँ। अच्छा, राइट, बाकी सभी लेते हैं। ऐसा एक जी, सवाल जी, है, जी। क्या मेहनत मजदूरी करने वालों को आर्थराइटिस नहीं होती? हाँ जी, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, मेहनत मजदूरी देखिए अलग है। मैंने बताया कि मेहनत मजदूरी तो जरूरी है, लाइफ स्टाइल जरूरी है, लेकिन इसकी फैमिली टेंडेंसी भी होती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे कि लेबर क्लास है, उसमें आर्थराइटिस नहीं होती। नहीं सर, होती है। हम ऐसे भी मरीज देखते हैं जो कि बिल्कुल लेबर क्लास है, किसान है, लेकिन उनको भी आर्थराइटिस हो रही है। ये पारिवारिक है, परिवार में चलती है मेहनत कर। लेकिन ये नहीं कि मेहनत करने से नहीं होगी, वो तो तब भी सकती है, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो और ज्यादा होगी। मेहनत या मजदूरी नहीं करेंगे तो और ज्यादा संभावना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करने से बिल्कुल नहीं होगी, हो तब भी सकती है, संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन इस भलावे में नहीं रहना चाहिए कि हम लेबरर हैं तो नहीं होगी। जैसे कि कोरोना के समय कई, जब शुरू हुआ था, कई लोग गाँव के आते थे, अरे सर ये तो गाँव में हमारे यहाँ ना होती कोरोना, ये तो शहर की बीमारी है। अब सर देखिए, सेकेंड वेव के अंदर गाँव के अंदर भी इतना हुआ। तो बीमारी ये कभी किसी को छोड़ती नहीं है, कोई बीमारी। पहले कहते हैं शुगर तो शहरों में होती है, गाँव में नहीं होती। आजकल गाँव के अंदर भी शुगर के पेशेंट देखे जाते हैं। लाइफ स्टाइल ठीक रखें, लेकिन कौन सी बीमारी किसी को कब हो जाएगी ये कोई नहीं बताया। जी सर। डॉक्टर साहब, ये बागी शर्मा जी का सवाल है सर। बागी जी। हाँ सर। हाँ डॉक्टर साहब, मैं एडवोकेट हूँ
और पिछले दिनों कोरोना की वजह से हमारे सुप्रीम कोर्ट करीब 1.5 साल से बंद है। तो पहले तो मुझे नहीं होता था, अब मुझे हफ्ता 10 दिन बाद, मतलब मीन्स 8 या 10 दिन बाद जब मैं सुबह को कई बार उठता हूँ तो कमर में बैक साइड में बड़े पेन होता है कभी कभी, मतलब 8-10 दिन बाद होता है, और 1 आध घंटे बाद फिर नॉर्मल भी हो जाता है। तो क्या कुछ करना चाहिए, या क्योंकि भाग दौड़ कम हो गई है, घर में आइसोलेशन में है, या 8-10 दिन बाद ही क्यों होता है सर ये? मैंने ये अच्छा, या कुछ खाने पाने की वजह से हो सकता है सर, खान पीन से? खान पीन का इतना ज्यादा नहीं है, देखिए मसल वीकनेस के लक्षण है, क्योंकि देखिए सुबह उठ के जो पेन होता है, आपने रात भर आराम किया, बॉडी आपकी रिलैक्स हो गई, मसल रिलैक्स है, सुबह जब एक्टिविटी में आते हैं, जो एकदम से मसल ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया तो पेन करने लगती है। उसका कारण है कि मसल्स आपकी वीक हो रही है। उसके लिए सबसे सिंपल सोल्यूशन वही एक्सरसाइज। कमर के लिए एक्सरसाइज करनी है आपको, योगा ज्वाइन कर लें। कमर के लिए 2-3 आसन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, भुजंगासन और एक पश्चिमोत्तानासन। भुजंगासन आम भाषा में जैसे कि आप झुक करके ऐसे कंधे ऊपर उठाने वाला होता है, उसको भुजंगासन कहते हैं। और एक पश्चिमोत्तानासन, सीधे लेट के पीछे से कमर उठाने वाला। बेसिकली आपको स्पाइन की एक्सरसाइज करनी है, स्पाइन की मसल्स मजबूत करनी है, क्योंकि आपको अभी सिलेंडरी लाइफ स्टाइल हो गया, एक्टिविटी कम हो गई है, तो स्पाइन की मसल वीक होने लगती है। एक्सरसाइज करेंगे ठीक हो जाएगा। बाकी दूध पिए, कुछ खाना वाना, कोई क्या खाएं क्या ना खाएं, ऐसा कुछ चीज? दूध सबसे जरूरी है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध की किसी भी चीज में जो भी आपको अच्छा लगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऐसा एक सवाल अभी और आया है कि वो कहते पूछ रहे हैं कि जोड़ बदलने के ऑपरेशन से कैसे बचा जाए, क्योंकि जनरली बहुत से लोगों को बड़ी शिकायत है कि सब नी रिप्लेसमेंट, तो क्या वास्तव में उसकी आवश्यकता पड़ती है सर? हाँ बिल्कुल पड़ती है। यदि जॉइंट इतना डैमेज हो गया, जैसे कि मैंने बताया, अभी भी कई बार कहा कि यदि आपकी डेली एक्टिविटी फर्क हो रही है, आपका नॉर्मल काम ही नहीं कर पा रहे। मैंने बहुत पेशेंट ऐसे देखे हैं, वो अपने घर पे अपने टॉयलेट नहीं जा पाते, नहाना धोना मुश्किल हो जाता है, सीढ़ियां तो चढ़ना भूल जाइए, वो अपना मतलब सिंपल काम के लिए भी वो घर के रिश्तेदारों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। यदि ऐसी स्थिति आ गई है आपकी घुटने की वजह से, घुटने या किसी और जोड़ की वजह से, तो बदलवा लेना चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसे में आपकी आर्थराइटिस की दवा नहीं काम करेगी, पेन किलर लेने से फायदा नहीं, वो आपकी किडनी डैमेज करेंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट से पेशेंट पेन फ्री हो जाता है। जहाँ तक बचने की बात, फिर वही बात बार बार आते कि लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज करें तो ये आप बच सकते हैं, लेकिन एक बार यदि डैमेज हो गया तो फिर इसको फर्दर लेट ना करें। आपकी यदि आपकी डे टू डे एक्टिविटी फर्क हो रही है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत ही सेफ ऑपरेशन है आज की तारीख में। हाउस मरीज मैंने खुद, मेरी जो सिस्टर इन लॉ था उनका कराया था, उनकी एज थी 40, उनकी डे टू डे एक्टिविटी उसके लिए चलना मुश्किल हो गया था, वो मतलब ओवरवेट थी, और आज वो दोनों उसके रिप्लेसमेंट हो चुके हैं और अब वो इस समय डांस भी कर लेती है। बहुत सुंदर। तो लाइफ स्टाइल आदमी की, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मरीज आपका मोहताज हो रहा है, ऐसे में अब आप उसको रिप्लेसमेंट से एक तरह से दूसरी जिंदगी मिल जाती है। बहुत सुंदर। ऐसा हमारी मिसेज भी आई है, इनको भी सब नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। नमस्कार। कुछ टाइम से ना यही हड्डियों की प्रॉब्लम मेरे को भी हो रही है। एक ये जो हाथ की उंगली है वो अटकती है, और घुटने में भी नीचे बैठा नहीं जाता, उठने बैठने में परेशानी होती है मेरे को, और कमर में भी काफी पेन रहता है। तो दिखाया था तो उन्होंने कहा कि इंजेक्शन लगा लीजिए। मैंने उस टाइम अवॉइड करना चाहा इंजेक्शन को, कि यहाँ पर इंजेक्शन लगवा लो तो ठीक हो जाएगा। फिर कुछ दिन मेडिसिन ली और कुछ दिन अब छोड़ दिया है कि मेरा फॉल्ट है जो भी है। और एक कमर में ज्यादा रहता है, ये पैरों में जो घुटने के बैक साइड में वेरिकोज की जो नसें हैं वो ज्यादा पेन करती हैं। कई बार लगातार मैं कंटिन्यू खड़ी रहती हूँ तो खड़ा होके ये सब प्रॉब्लम है मेरे को। वेरिकोज की एक तो उंगली में तो भी है, वेरिकोज भी है आपको। अच्छा देखिए उंगली में तो मुझे लगता है आपका ट्रिगर फिंगर है, यदि अटक रही है तो यदि उंगली अटकती है तो ट्रिगर फिंगर जी आपको मिल जाएगा। बाद में यदि इंजेक्शन का रिपीट होता है तो ऑपरेशन की बात है। वेरिकोज वेन और देखिए थोड़ा सा अलग चीज है। वेरिकोज वेन, हाँ, यदि कंफर्म वेरिकोज वेन है और दर्द वेरिकोज वेन की वजह से हो रहा है तो वेरिकोज वेन में भी सर्जरी होती है, यदि दवाइयाँ इफेक्टिव नहीं है। उसमें भी दवाइयाँ देते हैं इनिशियली, दवाई यदि काम कर रही है तब तो ठीक है, अदरवाइज उसका भी ऑपरेशन करा सकते हैं। लेकिन पहले ये डिफरेंशिएट करना होगा कि दर्द आपका वेरिकोज वेन से है या आर्थराइटिस तो नहीं है। तो उसके लिए एक बार एक्सरे, घुटने का एक्सरे करा लिए। कमर के अंदर जो दर्द है कराया था, उसमें कुछ आया था एक्सरे में? नहीं आया, ऐसा एक्सरे में नहीं आया कुछ भी। बैक में तो आया था, गैप तो बताया हल्का था, लाइट उसमें।
उसमें एक में है गैप बताया, हल्का सा लाइट गैप एक घुटने में है। अब वो नसें अभी तो एज कितनी है आपका? 59 59 है, तो हल्का सा गैप, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 59 में तो नॉर्मल है स्टेज 1 तो। और कमर का जहाँ तक है, आपको थायराइड शुगर तो नहीं है कुछ? नहीं, शुगर बीपी रहता है। बीपी है बस, बीपी से नहीं है। आपने स्पाइन का एक्सरे कराया था, उसमें भी कुछ आया था? नहीं, स्पाइन का नहीं कराया था, घुटने का कराया था, उसमें गैप बताया। नहीं कराया, ठीक है। इंजेक्शन मैंने लगाया। स्पाइन में तो मोस्ट लाइकली कैल्शियम की कमी है। नहीं, इंजेक्शन अभी घुटने में जरूरत भी नहीं है स्टेज 1 में हम। और यदि पहले तो मुझे लग रहा है आपका दर्द का थोड़ा पहले देखना पड़ेगा कि वेरिकोस वेन से कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से है। वो नसें तो दिखाई देती हैं। इंजेक्शन आप खाली उंगली के लिए मैं एडवाइस कर रहा हूँ जी, ऊपर से दिखती हैं, नसें दिखाई देती हैं नीली। उसके लिए वेरिकोस वेन के लिए ट्रीटमेंट लिया कुछ आपने? वेरिकोस वेन के लिए नहीं, उसके लिए नहीं कुछ, बस एक्सरसाइज शुरू करी है थोड़ा सा। वेरिकोस वेन एक्सरसाइज तो अलग चीज है। वेरिकोस वेन के लिए आपको सर्जन को दिखाइए। वेरिकोस वेन हम लोग ऑर्थोपेडिक्स में नहीं आता, ये सर्जिकल फील्ड में आता है। अभी आप उसके लिए पहले ट्रीटमेंट लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाइयाँ शुरू करें, एक्सरसाइज तो करते रहिए, साथ में कैल्शियम विटामिन डी लें। ऑस्टियोआर्थराइटिस मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा है, और जहाँ तक कमर में है वो कैल्शियम की कमी है। एक्सरसाइज, कैल्शियम और ट्रीटमेंट फॉर वेरिकोस वेन फ्रॉम द सर्जन। कैल्शियम कहते हैं कंटिन्यूस नहीं ले लेने चाहिए, तो मैंने काफी टाइम तक लिया था, फिर बीच में बंद कर दिया कैल्शियम लेना। हाँ, उसको बीच में बंद कर दे। मैक्सिमम 3 महीने में कहते हैं, 3 महीने लगातार लीजिए, फिर 1 महीने छोड़ दीजिए। कैल्शियम का कौन सा वाला लेना चाहिए? कैल्शियम एक मैं ब्रांड लिख देता हूँ, एक इसके अंदर अपने चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, ये ले लेगा, ये सब जगह मेल भी जाती है, ऐसी दवाई है जी। कैल्डिकाइंड प्लस 1 कैप्सूल डेली और कैल्शियम। तो कंटिन्यू तो नहीं लेना ना इसको, बीच में गैप करके लेना? कंटिन्यू नहीं, इसको भी नहीं, 3 महीने। हाँ, इसको 3 महीने लें, फिर छोड़ दिए। और विटामिन डी का भी लगातार ले सकते हैं। विटामिन डी भी शुरू किया था, 1 हफ्ते में 1 पाउच ले लेती थी वो। तो विटामिन डी का भी होता है, हफ्ते में करके 3 महीने, उसको भी 3 महीने बाद उसको भी चाहता महीने में कर दिए, मंथली कर दिए। ठीक, ये वेरिकोस के लिए वही सर्जरी आप बता। नहीं, एक बार आप पहले सर्जन को दिखाइए, पहले सर्जन को दिखा के मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाई लिखेंगे ऊपर। मतलब पहले हमको कहीं सर्जन को दिखाना। जैसे काफी टाइम दे रहे हैं, पर फिर भी देखिए अभी हाथ और आ गया। गीता शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गीता शर्मा जी पूछ लीजिएगा। कोई नहीं, और थोड़ा 5-10 मिनट कह सकते हैं। जी हाँ, अच्छा, बस मैं करता हूँ। गीता शर्मा जी को अपना सवाल पूछिए। हाँ, हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, मेरे राइट पैर में 2 बार फ्रैक्चर हुआ था, उसकी वजह से अब चलना मेरे को मुश्किल लगता है, तो सैर नहीं हो पाती, शुगर भी है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपका पहले एक्सरे देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्चर यदि ठीक हो गया है तो फिर चलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्चर ठीक से जुड़ गया कि नहीं जुड़ा, ये थोड़ा सा पूरा देखिए, इस पे बता पाना मुश्किल है। आपको एक्सरे आपके देखने पड़ेंगे। एक्सरे फ्रैक्चर में कितना टाइम हो गया? फ्रैक्चर में कितना समय हो गया? क्योंकि सैर करना जरूरी है, पर वो हो नहीं पाती मेरे से, हड्डियां भी कमजोर हैं। देखिए, यदि सैर नहीं हो रही तो आप बाकी एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हैं। फ्लोर एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं, लेट के योगा, बाकी कसरत शुरू कर ली। देखिए, सैर करना इस उम्र में, और ज्यादा वजन, मुझे लग रहा है आपका वजन भी ज्यादा है, तो सैर करना शायद मुश्किल होगा फ्रैक्चर के बाद में आपको। फिर भी फ्रैक्चर के लिए एक बार एक्सरे मैं देख लूंगा, ठीक है। लेकिन आप तब तक फ्लोर एक्सरसाइज और योगा, लेट के कसरत करना, हाथों की कसरत करना, वो तो आप शुरू कर लीजिए। ओके, हाथ को घुमाना, चलाना, ये सब पूरा, ठीक है। और थोड़ा लेट के योगा, वो इतने शुरू कर लीजिए। बाकी पैरों का नमस्कार साहब। नमस्कार। देख के बता पाऊँ। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, जिसमें एक बार करीब 6 महीने पहले मेरे बाथरूम में एक्सीडेंटल फॉल हो गया था, तो लेफ्ट हैंड में पूरा का पूरा जोर नीचे आ गया था। तो उसके बाद में जो लेफ्ट हैंड का मेरा जो नॉर्मली मैं राइट हैंडेड हूँ, लेफ्ट हैंड मेरा अनअटेंडेड रहता है, तो उसमें राइट हैंड की इसमें जो थंब में यहाँ पे स्वेलिंग आ गई थी काफी। तो उसको मैंने पेन किलर्स वगैरह लिए थे, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा इसमें मतलब कोई एक्सरे या कुछ और चीज ऐसे मेडिकल अटेंशन नहीं ली थी। जनरली क्या है, गिरने से पहले मेरा जो थंब है ये ऐसे पूरा मूव हो जाता था, जैसे ये राइट हैंड का थंब है ये पूरा ऐसे पूरा यहाँ तक आ जाता था, अराउंड 30 डिग्री तक ये पूरा बैकवर्ड मूवमेंट था। लेकिन जब गिरने के बाद में इसमें बैकवर्ड मूवमेंट नहीं है, वो खाली स्ट्रेट हो गया।
तो अब पेन तो धीरे धीरे अपना आप नेचुरल उसमें कम हो गया है, लेकिन अब ये इसमें कुछ और इसमें मेडिकल अटेंशन की जरूरत है या इसको ऐसी चलने दी है? अब इसको समय कितना हो गया, 3 महीने? नहीं 6 महीने का, 6 महीने से ऊपर हो गया। 6 महीने हो गए। हाँ मतलब पहले स्वेलिंग थी लेकिन ग्रेजुअली कम हो गई, ग्रेजुअली कम होगी स्वेलिंग। देखिए अब कुछ कर पाना पहले तो बहुत डिफिकल्ट होगा, दूसरी और आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आपके सारे काम हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिकली देखिए स्टिफ हो गया है, जोड़ हाँ मतलब स्टिफ हो गया है। हाँ ये जैसे ये इसमें तो इसमें एंगल हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या ये मतलब पहले ये जी, तो अब इसमें कुछ मेडिकल हो सकता है, या तो कोई इसमें फ्रैक्चर हुआ, उस समय फ्रैक्चर जुड़ गया है, या कोई लिगामेंट इंजरी, मांस फटा है, लेकिन दोनों केस में वो हील हो चुका है, उसकी वजह से जॉइंट स्टिफ हो गया। अब आपको इसमें करनी है एक्सरसाइज बेसिकली। अच्छा ट्रीटमेंट एक्सरसाइज है, कोई सर्जरी का रोल नहीं है, क्योंकि आपको कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है तो कोई सर्जरी और दवाई तो इसमें कोई काम नहीं करेगी, किसी दवाई से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी। आप इससे नमक पानी का सिकाई कराएं, कोई जेल, कोई भी पेन किलर आपके जो आते हैं, वोल्नी जेल, लोमनी जेल या कोई मैंने कोई पेन किलर कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था इसका, मतलब नेचुरली इसमें हाँ नेचुरली बस जैसे अपने हाथ में जैसे होते हैं एक्सरसाइज ऐसे करना, इस हिसाब से मैं इसको मतलब ग्रेजुअली करता रहता था अपने आप ही, एक दूसरे हमसे ऑयल लगाएं जी। अब आप इस पे ऑयल लगाएं और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली जो मूवमेंट नहीं हो रहा है, जैसे पीछे नहीं जा रहा, आपको पीछे पीछे नहीं जा रहा, जी जी जी, ये खेच, इसी की एक्सरसाइज करते रहिए दिन में। आपको जब भी ध्यान आ जाए, ये को पीछे करना, आगे करना, आगे पीछे, बैठे बैठे ये चलाते रहिए तेल लगा के, बस यही सिंपल ट्रीटमेंट है, और कुछ कर पाना इसमें मुश्किल है। अच्छा इसी से थोड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा सर इसमें एक मिनट और लूंगा आपका मैं। इसमें सेम क्या हुआ था कि बेटे के साथ में भी, बेटा मेरा 20 साल का है, तो उसकी करीब 7-8 महीने पहले खेलते समय उसका क्या एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था, यहाँ पे स्कैफाइड बोन में फ्रैक्चर था, लेकिन वो अनअटेंडेड रहा हमारे करीब 2 महीने तक। हमने उसमें पेन किलर्स वगैरह लिए, उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर करीब 6 महीने बाद हमने उसका MRI कराया था, वहां पे फाइंड आउट हुआ कि स्कैफाइड बोन में ऑलरेडी फ्रैक्चर है और IVN फॉलो इसमें हो गया है, नेक्रोसिस इसमें आ गया था। तो नेक्रोसिस के बाद में फिर मुझे आपके पास भी आपका संपर्क भी मिला था, मुझे आपसे मिलना था लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया आपके पास में। तो हर सर्जन ने इसमें सर्जरी वो बताया। अब सर्जरी तो मैंने करा लिया है इसका, और उसमें क्या है कि आपका एक सर्जरी हो गया विद बोन ग्राफ्टिंग और उसमें स्क्रू डाला हुआ है जी जी जी। तो अब इसके बाद में इसका हीलिंग पीरियड जैसे उन्होंने बताया करीब 6 महीना है इसका हीलिंग पीरियड है। अच्छा बच्चा क्या है कि ये फुटबॉल प्लेयर है और ये उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है खेलने के लिए, मतलब इसको कब तक अवॉइड करें और कैसे मतलब सावधानी बरतें इसमें आगे? नहीं बिल्कुल, अभी तो उसमें प्लास्टर लगा होगा, अभी पूरा सावधानी बरती है, क्योंकि स्कैफाइड सबसे नोटोरियस बोन है हमारे शरीर के अंदर। एक बार AVN हो गया तो बहुत परेशान करती है। जी 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 प्रॉपर रेस्ट लेना जरूरी है, नहीं तो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो जाएगी जिंदगी भर के लिए। अभी तो 6 महीने की समस्या, फिर जिंदगी भर की समस्या हो जाएगी। अच्छा उसके साथ क्या है सर, वो है नेचुरल लेफ्ट हैंडी और उसका हुआ राइट हैंड में, तो राइट हैंड अनअटेंडेड रह गया उसका, मतलब जो पेन था तो उसका उसमें वो मालूम ही नहीं चला उसको। अब जो भी है आप प्रॉपर डॉक्टर जी की एडवाइस को फॉलो कीजिए। जितने दिन का प्लास्टर है प्रॉपर प्लास्टर रखें। प्लास्टर के बाद तो दोबारा एक्सरे करेंगे, जब तक ये हड्डी नहीं जुड़ती है तब तक हाथ से कुछ वो एक्टिविटी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाएंगे। जी जी जी, इनको रेस्ट देना पड़ेगा 100%, नहीं तो ये सर्जरी के बाद भी दोबारा रिकरेंस आती है, सर्जरी इसके अंदर फेल हो सकती है। ओके अच्छा इसमें प्लास्टर में जो प्रॉपर जो उन्होंने एडवाइस, जी हाँ वो तो खैर चल रहा है सर, लेकिन प्लास्टर इन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस करना लगा के आजकल जो प्लास्टिक मोल्डिंग होती है सर, जो मोल्ड बन जाता है सिंथेटिक लगाता है, सिंथेटिक वो लगा कंफर्टेबल होता है, ज्यादा कंफर्टेबल होता है वही रखिए, वो कंफर्टेबल बहुत होता है, क्योंकि इसमें लंबे समय प्लास्टर रखना है, 4 से 6 महीने 8 महीने प्लास्टर रहता है, तो सिंथेटिक वाला कंफर्टेबल होता है, वो चलने रही है। उसके ऊपर एक्सरे करना भी आसान होता है, एक्सरे उसको ज्यादा साफ आता है। चलिए ठीक है सर, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक हाथ और उठाए कहें, परमिट करें तो करूं, वरना मना करता हूं उनको। एक हाथ और लास्ट बस रख लिए, लास्ट पे सर। चलिए साहब, इसके बाद किसी का और नहीं होगा सब, लास्ट है बिल्कुल, ये लास्ट। अखिलेश जी खोल लीजिएगा अपने आप को, उसके बाद किसी का और नहीं होगा सब। अखिलेश जी पूछ सकते हैं सवाल। अखिलेश जी अपने खोलिए। अखिलेश जी बंगलौर से हैं, खोलो अखिलेश जी, आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर साहब जाने वाले हैं मेरे ख्याल से। चलिए साहब, डॉक्टर साहब हाँ अखिलेश जी आवाज आ रही है आपको? अखिलेश जी चलिए डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से इनका आवाज है। बहुत बहुत डॉक्टर हाँ बोलिए चलिए बोलिए साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ। वीडियो खोलो अपनी।
वीडियो नहीं खुल पाएगा मेरा अच्छा। इस समय, उसी में इसलिए टाइम लग गया। चलो ठीक है ओके। बताइए डॉक्टर साहब, परेशानी मुझे सिर्फ इतनी है कि जब मैं रात को सोता हूँ जी। तो बीच में मेरी आंख खुल जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कमर में दर्द है। मतलब दर्द होता ही है, लगता क्या होता है। जबकि मैं थोड़ी देर यानी 2 मिनट या सीधा बैठ लूं कमर को सीधा करके, उसके बाद दर्द खत्म हो जाता है और मैं सो जाता हूँ। ऐसा क्यों? आपकी उम्र कितनी है? मैं 74। 74, अच्छा। और कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं, शुगर थायराइड वगैरह? नहीं, वो सब है, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड। ओके, देखिए 2 चीजों की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले वही कैल्शियम की कमी और दूसरी स्पॉन्डिलाइटिस। इस एज में ये सबसे कॉमन बीमारियां हैं और इसी की वजह से इस तरह का होता है। तो एक तो आप कैल्शियम शुरू करें, एक्सरसाइज शुरू करें। इस सब के बाद भी यदि आराम ना लगे विद इन ए मंथ और सो, तो आपको एक्सरे कराना होगा कमर का। ठीक, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, ठीक है। कैल्शियम और एक्सरसाइज में तो कोई नुकसान है नहीं, आप शुरू करके देख कैल्शियम लें। मेरी वजह मैं कैल्शियम लेता था, डॉक्टर ने, मेरी फिजिशियन ने बंद कर दी और D3 जो है वो 1 मंथ में कर दी। हाँ, तो वही जैसे कभी मैंने शुरू में बताया, कैल्शियम बहुत लंबे समय नहीं लेना होता, बीच बीच में गैप भी देना होता है। अच्छा। यदि आप पहले से बहुत लगातार खा रहे हैं तो थोड़े दिनों के लिए रोक लिए। ठीक है, यदि आप पहले अच्छा। काफी कैल्शियम खा चुके हैं तो एक तो आप एक्सरसाइज शुरू कीजिए, योगा शुरू करें, और हल्के फुल्के दर्द के लिए तो सिकाई और जेल कर सकते हैं। एक्सरसाइज और वो तो सिकाई एक्चुअली डॉक्टर मूवमेंट ही होता है। जैसे बीच रात में हुआ तो ना तो उस समय सिकाई हो सकती ना जेल लगती, और 2-3 मिनट ही जहाँ मैं बिल्कुल सीधी कमर करके बैठ जाता हूँ, बस उसके बाद वो खत्म हो जाता है। नहीं हो रहा तो एक बार मतलब एक्सरसाइज थोड़ा शुरू करें, नहीं हो रहा तो एक्सरे जरूर कराइए। क्योंकि देखिए 70 की एज है, 70 की एज में यदि इन सब चीजों से नहीं हो रहा तो एक्सरे जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस एज के अंदर बीमारियों का पता नहीं चलता कौन सी बीमारी कब हो जाए। तो इसलिए एक्सरे भी चाहिएगा यदि रिलीफ नहीं आ रहा है तो आपको। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आदरणीय रविकुमार साहब से जो बोर्ड ऑफ साइंस आप ही को देना सर, वैसे तो है नहीं। जी, मैं तो डॉक्टर साहब का बहुत ही आभार प्रकट किया है। जितने भी लोकल डॉक्टर्स हैं मैं उनसे मिला हूँ, बहुत मैं प्रभावित हुआ हूँ डॉक्टर साहब की बात सुन के कि इन्होंने ना ऑपरेशन को जरूरी बताया और लाइफस्टाइल पर और उन्होंने योगा पर बहुत अच्छा उन्होंने दिया है। और आपके जो आपका 1 घंटे का प्रसारण उससे बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और 1.5 घंटा का आपने समय हमको दिया, हम आपको बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।